चैप्टर 1361 टू 1370। इस बार मानव गुप्त दायरे के शीर्ष 10 महानुभावों की बैठक नाटकीय तरीके से समाप्त हुई। वास्तव में एक पृथ्वी टूटने वाली लड़ाई थी, लेकिन यह मानव गुप्त दायरे के राजा की स्थिति के लिए नहीं थी। इस दृश्य में आने वाले लोगों में से जो मानव गुप्त दायरे के राजा के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य थे, उन्होंने इस पद को छोड़ दिया था। चाहे वह वयोवृद्ध विशेषज्ञ एंत्यानहुआ हो या नव उभरता हुआ ये जुकोंग, येजिवेन या ये कियान, उनमें से किसी ने भी राजा के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने का कोई इरादा व्यक्त नहीं किया। इसके बजाय वे इस स्थिति को खारिज कर रहे थे, और एंत्यानहुआ के पृथ्वी गुप्त दायरे में जाने के बाद येजिवेन भी मानव गुप्त दायरे का बेताज बादशाह बन गया। गोल्डन जेड पवेलियन के उन लोगों को छोड़कर जो प्रिंस जिन और प्रिंस यू के उपस्थित न होने की बात कह रहे थे, अन्यथा वे येजिवेन को दबाने में सक्षम होंगे, किसी ने भी येजिवेन के मास्टर सीक्रेट दायरे नंबर 1 में प्रवेश करने के अधिकार पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। जहां तक जेड पवेलियन की कोलाहल की बात है, कई लोगों के लिए यह एक पराजित कुत्ते की भौंक, एक हारे हुए व्यक्ति की चीख बन गई। किसी को विश्वास नहीं था कि तथाकथित प्रिंस जिन और प्रिंस यू में से कोई भी येजिवेन को दबा सकता है। यहां तक एंत्यानहुआ, जिसे दूसरे स्थान पर रखा गया था, को येजिवेन ने हराया था। प्रिंस जिन और प्रिंस यू की तो बात ही छोड़ दें, जिनकी रैंक एंत्यानहुआ से नीचे थी। मूल रूप से संपूर्ण जनमत का झुकाव गोल्डन जेड मंडप की ओर था। बहुत से लोगों ने सोचा कि गोल्डन जेड मंडप के मालिकों से छिपने के लिए येजिवेन की बाहर आने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन इस लड़ाई के बाद अब कोई ऐसा नहीं सोचेगा। क्या इसे डर कहते थे? अगर गोल्डन जेड पवेलियन के प्रिंस जिन और प्रिंस यू से छिपने के लिए येजिवेन की ताकत की भी जरूरत थी, तो प्रिंस जिन और प्रिंस यू कितने अत्याचारी थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वे पहले ही दिव्य सत्ता क्षेत्र में कदम रख चुके हों? बस इसके बारे में सोचते हुए यह असंभव था। इसलिए एक पल के लिए संपूर्ण गोल्डन जेड मंडप ह्यूमन सीक्रेट दायरे का उपहास का पात्र बन गया। एक पल के लिए गोल्डन जेड पवेलियन के वे लोग भी दूसरों का सामना करने में बहुत शर्मिंदा हुए और छिप गए। उस समय का चलन क्या था? यह उस समय का चलन था। येजिवेन का मानव गुप्त दायरे का बेताज बादशाह बनना पहले से ही एक निर्विवाद तथ्य था। वहीं कई लोग भावुक होकर सांस भी ले रहे थे। यह सच था कि नई पीढ़ी पुरानी का स्थान ले रही थी। इस सभा में कुछ नवागंतुकों द्वारा प्रदर्शित अत्याचारी ताकत पुरानी पीढ़ी के कई लोगों को शर्मसार करने के लिए पर्याप्त थी। क्या यह ये जुकोंग था जो एक त्यानहुआ से लड़ सकता था, या येजिवेन जो एक त्यानहुआ को हरा सकता था? उन दोनों के पास शक्तिशाली युद्ध शक्ति थी जो कि पुरानी पीढ़ी के कई लोग आसानी से मेल नहीं खा सकते थे। हालांकि ये कियान ने कोई चाल नहीं चली, इस तथ्य को देखते हुए कि उसने मानव गुप्त क्षेत्र नंबर 7 के मालिक को बिजली की गति से हराया था। यह संभावना थी कि वह भी अपनी ताकत छिपा रही थी। इसके अलावा वह लंबे समय से प्रसिद्ध थीं। प्राचीन देवी के पुनर्जन्म की कथा लंबे समय से पूरे ये परिवार में फैली हुई थी। बहुत से लोग इन युवा विशेषज्ञों में दिलचस्पी लेने लगे। हालांकि ऐसा लगता है कि इन लोगों ने एक नियुक्ति की है। वे सभी बंद दरवाजे के प्रशिक्षण की स्थिति में प्रवेश करने लगे। ऐसा लग रहा था कि इन सभी ने इस सभा से कुछ हासिल किया है। इससे कई लोग उदास हो गए। 1000 पंखों के दायरे में येजिवेन औषधीय सूप में भिगो रही थी। उनका पूरा शरीर शक्तिशाली औषधीय शक्ति से लगातार फटा जा रहा था। गंभीर दर्द ने उसके माथे को ठंडे पसीने से छलनी कर दिया। इस समय उनके शरीर में कोई अशुद्धता नहीं थी। भले ही वह ठंडा पसीना था, फिर भी वह औषधीय जल था जो मूल्यवान था। ठीक उसी तरह जैसे ड्रैगन जाति की लार का उपयोग ड्रैगन लार घास जैसे स्वर्गीय खजाने को सींचने के लिए किया जा सकता है। हालांकि ये जीवन उस स्तर तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन वास्तव में वह भी इस दिशा में आ रहे थे। उसके लहू का उपयोग स्वर्गीय खजानों को सींचने के लिए भी किया जा सकता था। पूरे 3 महीने के लिए वह 8 खजानों के ब्रह्मांड कालड्रॉन में गतिहीन रहा। कड़ाही के नीचे की आग औषधीय सूप को लगातार उबाल रही थी। यह भी मेढक को गर्म पानी में उबालने जैसा था। इससे उसे ऐसा महसूस होता था कि वह हर पल पकने वाला है। यह बेहद दर्दनाक था। वह केवल जबरन दर्द सह सकता था और इन औषधीय शक्ति को अवशोषित कर सकता था। ये औषधीय शक्ति थोड़े समय में पूरी तरह से अवशोषित नहीं हो पाती थी, इसलिए यह उसके शरीर में बनी रहती थी। उसी समय उनके शरीर में एक औषधीय गोली थी जो ऊर्जा की धारा में बदल गई। यह लगातार उसके शरीर पर छिपी हुई सभी चोटों की मरम्मत कर रहा था। येजिवेन इतने सालों से लड़ रही थी। उसे नहीं पता था कि उसके पास कितनी छिपी हुई चोटें थीं। फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक दरारें छोड़ देगी और उसके जीवनकाल का उपभोग करेगी। इस दौरान लगातार इसकी मरम्मत की जा रही थी। यह औषधीय गोली थी जिसे एल्डये ने अपने उपभोग किए गए जीवनकाल को पूरा करने के लिए परिष्कृत किया। पिछली मुलाकात को 1 साल हो गया था। इस वर्ष के दौरान यह कहा जा सकता है कि मानव गुप्त दायरे में अचानक तूफान आ गया। विशेष रूप से एक त्यानहुआ के जाने के बाद शीर्ष 10 गुप्त स्थानों में एक स्थान खाली था। इस स्थिति के आसपास एक बड़ा संघर्ष छिड़ गया। अंत में
कई झगड़ों के बाद वू पेंगजू ने यिन ताइपिंग को हरा दिया और ह्यूमन सीक्रेट रियलम नंबर 2 का स्थान ले लिया। इसके अलावा अन्य गुप्त लोगों की स्थिति बिल्कुल नहीं बदली। ऐसा लगता है कि अन्य लोगों को ह्यूमन सीक्रेट रियलम नंबर 2 में कोई दिलचस्पी नहीं है। बेशक पूरे मानव गुप्त क्षेत्र में केवल मानव गुप्त क्षेत्र नंबर 1 का विशेष अर्थ था। यह राजा का प्रतिनिधित्व करता था। एक खूंखार बाघ अभी अभी निकला था और अब एक और भी खूंखार बाघ प्रकट हो गया था। हालांकि उसके बाद ये जिवेन ने कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन राजा के रूप में उनकी स्थिति अस्थिर थी। प्रिंस जिन और प्रिंस यू के अलावा जिन्होंने हमेशा दावा किया था कि वे उन्हें चुनौती देने के योग्य थे, ये जुकोंग और ये कियान जो उन्हें चुनौती देने के योग्य थे, ने भी कोई चाल नहीं चली। इसलिए कोई भी राजा के रूप में उनकी स्थिति को हिला नहीं सकता था। मानव गुप्त दायरे में इन चीजों के अलावा पूरे प्राचीन बंजर दुनिया में भी एक बड़ी घटना घटी। यह बाई शियाशिंग नामक संगठन का उदय था। इस संगठन के सामने आते ही इसने पूरे प्राचीन बंजर महाद्वीप का ध्यान आकर्षित किया। जैसे ही यह विशाल खुफिया संगठन निकला, बारिश के बाद यह मशरूम की तरह था। कोई नहीं जानता था कि वे कहां से आए थे। हालांकि यह खुफिया संगठन एक राक्षस की तरह था जो लंबे समय से छिपा हुआ था। जैसे ही वह बाहर आया, उसने अपने भयानक नुकीले दांत प्रकट कर दिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस तरह की जानकारी थी, जब तक पर्याप्त बदला था इसे पाया जा सकता था। जैसे ही यह खुफिया संगठन बाहर आया, इसने तुरंत बहुत सारी ताकतों को आतंकित कर दिया। एक संगठन जिसके पास उनके बारे में इतनी जानकारी थी, निस्संदेह विभिन्न ताकतों को इससे छुटकारा पाने का आग्रह करता था। इस बात की परवाह किए बिना कि यह दानव जाति थी, मानव जाति, 100 कबीले गठबंधन या समुद्री जाति, प्राचीन बंजर महाद्वीप की इन कुछ अधिपति जातियों ने बाई शियाशिंग नामक इस संगठन की खोज शुरू कर दी थी। हालांकि कुछ कहानीकारों के अलावा जो विभिन्न गणों में इतने शक्तिशाली नहीं थे, वे वास्तव में इस बाई शियाशिंग संगठन का कोई निशान नहीं खोज सके। इसने कई ताकतों को और भी भयानक बना दिया। उन्हें न ढूंढ पाना और भी भयानक था, इसलिए उन्होंने बाई शियाशिंग संगठन की खोज बढ़ा दी। इस समय यह अज्ञात था कि क्या बाई शियाशिंग और विभिन्न बल किसी तरह के समझौते पर पहुंचे थे, लेकिन विभिन्न बलों ने सामूहिक रूप से बाई शियाशिंग के अस्तित्व की खोज करना छोड़ दिया। ऐसा लगता है कि उन्होंने इतने बड़े खुफिया संगठन के अस्तित्व को मौन रूप से स्वीकार कर लिया है। सौभाग्य से, हालांकि इस बाई शियाशिंग संगठन ने सर्वज्ञ होने का दावा किया था, फिर भी इसके कार्यों में औचित्य की भावना थी। इसमें वास्तव में विभिन्न बलों के मूल रहस्य शामिल नहीं थे। इसने विभिन्न ताकतों को अपनी नाक में दम कर लिया और बाई शियाशिंग के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया। हालांकि इस वजह से विभिन्न बलों ने भी अपनी आंतरिक सफाई बढ़ा दी। हालांकि ये रहस्य मुख्य रहस्य नहीं थे, लेकिन बाई शियाशिंग के लिए उन्हें खोजने में सक्षम होने के लिए इसमें कोई संदेह नहीं था कि उनके पास स्काउट या जासूस थे। इसने विभिन्न शक्तियों को तुरंत खाने या शांति से सोने में असमर्थ बना दिया। एक पल में विभिन्न बल अराजकता की स्थिति में थे। वे स्काउट्स भी खोजे गए जिन्हें कई बलों ने कई वर्षों तक छुपाया था। हालांकि उन्हें बाई शियाशिंग का कोई स्काउट नहीं मिला। यहां तक अगर उन्हें कोई मिला तो वे केवल कुछ परिधीय सदस्य थे। इससे विभिन्न ताकतें खुद को असहाय महसूस कर रही थीं। आधे साल के बाद उनके पास अपनी नाक सिकुड़ने और मौन रूप से बाई शियाशिंग के अस्तित्व को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि यह कल्पना करना कठिन नहीं था कि विभिन्न बल गुप्त रूप से बाई शियाशिंग की खोज करना बंद नहीं करेंगे। यह सिर्फ इतना था कि वे उसे इतने खुले तौर पर नहीं खोजेंगे। जब विभिन्न बलों ने बाई शियाशिंग की खोज करना छोड़ दिया, बाई शियाशिंग ने आखिरकार अपनी चौंकाने वाली ताकत का खुलासा किया। 2 सूचियां जारी करने के बाद इसने एक और बवाल खड़ा कर दिया। छिपे हुए ड्रैगन सूची। इस सूची में प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में शीर्ष 200 युवा विशेषज्ञों को दर्ज किया गया है। शीर्ष 100 युवा विशेषज्ञों की सूची होगी, जबकि शेष 100 स्थानापन्न सूची होगी। जब यह सूची जारी हुई तो इसने तुरंत ही भारी हंगामा खड़ा कर दिया। इसने अनगिनत लोगों के गजलों को आकर्षित किया, खासकर उन युवा विशेषज्ञों को जो सोचते थे कि वे शक्तिशाली हैं। जब उन्होंने इस सूची को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि वास्तव में इस दुनिया में इतने शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं। ऐसे कई अस्तित्व थे जिन्होंने प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में कभी अपना नाम नहीं बनाया था। कई विशेषज्ञ भी थे जो लंबे समय से प्रसिद्ध थे। जब यह मिश्रित सूची जारी की गई तो इसने अनगिनत लोगों का ध्यान तुरंत आकर्षित किया। सूची में नाम रातों रात प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में प्रसिद्ध हो गए और हर कोई उनके बारे में जानता था। विशेष रूप से ऐसे कई विशेषज्ञ थे जिन्हें अपनी ताकत छुपाने के लिए पाला पोसा गया था। इस बार वे सभी उजागर हुए, जिससे कई प्राचीन और शक्तिशाली ताकतें असंतुष्ट हो गईं। हालांकि कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बाई शियाशिंग के पास केवल कुछ कहानीकार थे जो मजबूत नहीं थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनका आधार कहाँ है। वे उनसे कैसे परेशानी पा सकते हैं। इन कहानीकारों को मारने का कोई मतलब नहीं था। इसके अलावा बाई शियाशिंग एक पुशोवर नहीं थी। हालांकि कोई नहीं जानता था कि वह कितना मजबूत था। उसके शक्तिशाली सूचना नेटवर्क को हर कोई पहचानता था।
क्योंकि कुछ ताकतें थीं जो बाई शियाशिंग के काम करने के तरीके से असंतुष्ट थीं। शहरों में कुछ कहानीकारों को मारने के बाद इसने तुरंत बाई शियाशिंग का बदला लिया। दूसरे दिन उनकी सेनाओं के कुछ राज दुनिया के सामने आए। विशेष रूप से उनके कुछ घोटालों को हर जगह प्रचारित किया गया। उन्हें 39 अध्यायों में विभाजित किया गया और आगे और पीछे प्रसारित किया गया। एक ही पल में वे सभी की आलोचना का निशाना बन गए और खेदजनक स्थिति में थे। इस वजह से अब इन कहानीकारों को कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। सबसे पहले, यह अर्थहीन था। दूसरे, यह बाई शियाशिंग के प्रतिशोध को आकर्षित करेगा। उन लोगों के अलावा जो छिपाना चाहते थे और उजागर होने से असंतुष्ट थे, ऐसे और भी विशेषज्ञ थे जो सोचते थे कि वे बेहद शक्तिशाली थे लेकिन सूची में जगह बनाने में सक्षम नहीं थे। वे बहुत असंतुष्ट भी थे क्योंकि वे सभी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। वे इसे सूची में क्यों नहीं बना सके? मूल रूप से बहुत से लोग इस तथाकथित रैंकिंग का तिरस्कार करते थे। कई लोगों ने इस रैंकिंग को स्वीकार भी नहीं किया। हालांकि बहुत जल्दी वे युवा विशेषज्ञ जो रैंकिंग में नहीं थे, असंतुष्ट होने लगे। वे रैंकिंग में क्यों नहीं हो सके? वे सभी प्रसिद्ध युवा विशेषज्ञ थे। उनमें से कौन उनकी संबंधित सेना का गौरव नहीं था? वे खुद को इस तरह उपेक्षित कैसे होने दे सकते हैं? कुछ लोगों के तरीके तो और भी बहादुर थे। उन्होंने सीधे बाई शियाशिंग के चेहरे पर थप्पड़ मारा। उनका तरीका बहुत ही सरल था। जो रैंकिंग में नहीं थे वे उन लोगों को खोजेंगे जो रैंकिंग में थे और फिर उन्हें हरा देंगे। वे तथ्यों का उपयोग यह साबित करने के लिए करेंगे कि बाई शियाशिंग सिर्फ शक्ति का एक टुकड़ा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें जज करने की? हालांकि उनमें से अधिकांश सफल नहीं हुए, फिर भी कुछ ऐसे थे जो रैंकिंग में शामिल विशेषज्ञों को हराने में सफल रहे और मूल विशेषज्ञों को सफलतापूर्वक बदल दिया। इसलिए हिडन ड्रैगन लिस्ट के अधिकार के प्रति संदेह पहाड़ की बारिश की तरह आया। उनमें से विभिन्न बल भी आग में ईंधन डाल रहे थे। हालांकि वे बाई शियाशिंग की कमजोरी को पकड़ नहीं पाए, लेकिन उससे घृणा करना अच्छा था। इस तरह की शंकाओं का सामना करते हुए बाई शियाशिंग ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। इसके विपरीत उनके लिए वे पहले ही हिडन ड्रैगन रैंक को सफलतापूर्वक प्रचारित कर चुके थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इसे स्वीकार करना चाहते थे या नहीं। बहुत से लोग हिडन ड्रैगन रैंक प्राप्त करने में सक्षम होने पर गर्व महसूस कर रहे थे। आखिर ऐसी रैंकिंग यहाँ रखी गई। यदि वे हिडन ड्रैगन सूची में नहीं हो सकते तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वे असफल थे? इस बात की परवाह किए बिना कि वे इस रैंकिंग की तथाकथित निष्पक्षता और अधिकार को स्वीकार करते हैं या नहीं, यह उनके लिए बहुत शर्म की बात होगी अगर वे रैंकिंग पर नहीं हो सके। हालांकि बहुत जल्दी बाई शियाशिंग ने जवाब दिया। हिडन ड्रैगन लिस्ट का पहला चरण सिर्फ एक परीक्षण उत्पाद था। दूसरे शब्दों में, कुछ अशुद्धियां होना उचित था। इसलिए बाई शियाशिंग युवा पीढ़ी के सभी नायकों और प्रभावशाली शख्सियतों को दूर के ब्रह्मांड विंड किंग स्टार में एक स्टार के लिए आमंत्रित करेगी। वहां पर वे रैंकिंग को पुनर्व्यवस्थित करेंगे। रैंकिंग में कौन हो सकता है और रैंकिंग में कौन नहीं हो सकता है। सिर्फ बात करने से क्या फायदा? बोलने के लिए उन्हें अपने बल पर निर्भर रहना पड़ता था। जैसे ही यह जवाब सामने आया, इसने तुरंत एक और हंगामा खड़ा कर दिया। खासकर युवा पीढ़ी के विशेषज्ञ, वे इसे आजमाने के लिए और भी उत्सुक थे। यह सही है, सिर्फ यह कहने का क्या फायदा है कि मैं मजबूत हूं। इस सभा में मुझे अपनी ताकत साबित करने के लिए सबको हराना है। यह सही है। इसके अलावा यदि वह इस सभा में अलग दिख सकता है तो उसका नाम तुरंत पूरे प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में फैल जाएगा। इसलिए कई विशेषज्ञ जो मूल रूप से सूची के प्रति तिरस्कारपूर्ण थे और उस पर ध्यान भी नहीं देना चाहते थे, अचानक स्थानांतरित हो गए। वे सूची के प्रति उदासीन हो सकते हैं, लेकिन अगर वे अनगिनत लोगों के सामने अपनी अत्याचारी ताकत साबित कर सकते हैं तो यह निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट अवसर होगा। पूरे आदिकाल में प्रसिद्ध होने के लिए यह बहुतों के लिए एक अनूठा प्रलोभन था। इस तरह के आयोजन से ही हिडन ड्रैगन रैंक के अधिकार की पुष्टि हो गई थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग इसे स्वीकार करने के लिए तैयार थे या नहीं। जब हर कोई इस पर एक रैंक पर कब्जा करना चाहता था तो हिडन ड्रैगन रैंक ने निस्संदेह सफलतापूर्वक अपना नाम ज्ञात कर लिया था। इस समय बाई शियाशिंग ने यह भी घोषणा की कि वह एक और बढ़ते ड्रैगन सूची जारी करेगा। सूची में 100 लोग होंगे। सोरिंग ड्रैगन लिस्ट और हिडन ड्रैगन लिस्ट के बीच अंतर यह था कि सूची में होने की आवश्यकता 500 साल से कम पुरानी थी। दूसरी ओर सोरिंग ड्रैगन सूची शीर्ष विशेषज्ञों से बनी थी जो 1500 साल से कम उम्र के थे। क्योंकि सूची में शामिल लोगों की उम्र अलग अलग थी, इसने सीधे तौर पर दो सूचियों के मूल्य में भारी अंतर पैदा किया। अपेक्षाकृत बोलते हुए, हिडन ड्रैगन लिस्ट में केवल युवा पीढ़ी के नए विशेषज्ञ शामिल थे। वे अपेक्षाकृत युवा थे, इसलिए उनकी अधिकांश ताकत हाफ स्टेप हेवन रियलम के शिखर तक सीमित थी। कुछ लोगों के अलावा जिनके बारे में कहा जाता है कि वे स्वर्ग के दायरे में आ गए थे, उनमें से ज्यादातर इस स्थिति में फंस गए थे। हालांकि सोरिंग ड्रैगन लिस्ट अलग थी। बाई शियाशिंग के अनुसार सूची में शामिल सभी लोग स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। उनमें से हर एक उत्कृष्ट प्रतिभा था।
वे प्राचीन बेरेंस महाद्वीप की युवा पीढ़ी के सच्चे शीर्ष विशेषज्ञ थे। वे सच्चे अभिजात वर्ग थे और कोई भी युवा विशेषज्ञ नहीं था जो उनसे ज्यादा मजबूत हो। इंटरनेट पर उम्र के हिसाब से उन्हें सिर्फ अधेड़ उम्र की पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञ ही माना जा सकता था। जब यह बयान जारी किया गया तो इसने अनगिनत युवा विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया। बहुत से लोगों को हिडन ड्रैगन लिस्ट में पहली बार दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि यह बच्चों के खेलने के लिए सिर्फ एक खेल था। यह बहुत ज्यादा नहीं था। हालांकि सोरिंग ड्रैगन लिस्ट अपने बीच के सभी शीर्ष विशेषज्ञों को पकड़ना चाहती थी। इस सूची की घोषणा होने से पहले ही इसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। हालांकि यह अंत नहीं था। बढ़ते ड्रैगन सूची के बाद बाई शियाशिंग ने यह भी घोषणा की कि वह प्राचीन बेरेंस महाद्वीप की एक प्रतिष्ठा सूची जारी करेगा। इस सूची का उद्देश्य प्राचीन बेरेंस महाद्वीप के सभी शीर्ष विशेषज्ञों को इकट्ठा करना था। सूची में शामिल होने के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता स्वर्ग क्षेत्र के 9वें स्तर पर होना था। ऐसा कहा जाता था कि प्राचीन बेरेंस महाद्वीप के सभी शीर्ष विशेषज्ञ इकट्ठा होते थे। ये लोग पूरे प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरे प्राचीन बेरेंस महाद्वीप को बदल सकता था। इसलिए इसे प्रतिष्ठा सूची का नाम दिया गया था। इस सूची में लोगों की संख्या सबसे कम थी, जिसमें केवल 50 लोग थे। हालांकि केवल 50 लोग थे, इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह प्रतिष्ठा सूची सबसे मूल्यवान सूची थी। यह भी कहा जा सकता है कि यह एक ऐसी सूची थी जो वास्तव में प्राचीन बेरेंस महाद्वीप को हिला सकती थी। ये लोग मूल रूप से प्राचीन बेरेंस महाद्वीप के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे। पहले भी उनकी ताकत को लेकर कयास लगाए जाते रहे हैं। हालांकि ये लोग शायद ही कभी एक दूसरे के खिलाफ लड़े हों, इसलिए कई लोगों के पास स्पष्ट निष्कर्ष नहीं था। इसके अलावा इस सूची में सभी प्रमुख बलों के महत्वपूर्ण आंकड़े शामिल थे। कितने लोग इस पर लापरवाही से चर्चा करने का साहस करेंगे? वे विशेषज्ञ जिन्हें शीर्ष पर स्थान दिया गया था, वे स्वाभाविक रूप से खुश थे। हालांकि क्या वे विशेषज्ञ जो नीचे रैंक पर थे भयानक नहीं होंगे? नहीं, वास्तव में वे भयानक भी थे। उनमें से कोई भी एक झटके से जमीन को कांपने का कारण बन सकता है। इसलिए ऐसी कोई सूची कभी नहीं रही थी। ऐसा करके बाई शियाशिंग ने निस्संदेह एक सीन का घोंसला बना लिया था। इस सूची की घोषणा होने से पहले ही इसने अनगिनत विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। ये प्राचीन बेरेंस महाद्वीप के सच्चे विशेषज्ञ थे। कुछ प्राचीन ताकतों ने यह भी कहा कि यदि उनमें से किसी को भी सूची में स्थान नहीं दिया गया था, या यदि उनकी रैंकिंग बहुत कम थी, तो बाई शियाशिंग केवल प्रतीक्षा और देख सकती थी। सूची घोषित न होती तो अच्छा था। हालांकि एक बार इसकी घोषणा हो जाने के बाद यह उनके चेहरे पर एक तमाचा होगा। इनमें से कौन सा व्यक्ति शक्तिशाली नहीं था और उसके पास महान अधिकार था? वे अपने मुंह पर ऐसा तमाचा कैसे सहन कर सकते थे? हालांकि कोई बात नहीं, ये 3 सूचियां अचानक ही वह विषय बन गई थी जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था। यह ऐसा था मानो वे रातों रात आधिकारिक और निष्पक्ष हो गए हों। इन 3 सूचियों ने लगभग पूरे प्राचीन बेरेंस महाद्वीप की युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी और मध्य पीढ़ी पर कब्जा कर लिया था। पुरानी पीढ़ी के लिए इसकी गणना करना आसान नहीं था, क्योंकि उनमें से कई ने खुद को कई सालों तक नहीं दिखाया था। उनमें से कुछ चुपचाप गुजर गए होंगे। कुछ ऐसे भी थे जिनके बारे में सोचा गया था कि उनका निधन हो गया है और वे कई वर्षों बाद प्रकट हुए। इसलिए पुरानी पीढ़ी की गणना करना असंभव था। इसके अलावा जिस युग में वे सक्रिय थे वह बहुत दूर था। दानव जाति की कुछ पुरानी प्राचीन वस्तुएं जीवित जीवाश्मों की तरह थीं। जिस युग में वे सक्रिय थे वह कुछ ऐसा था जो 1 लाख साल पहले हुआ था। यहाँ तक कि विभिन्न अधिपतियों के पूर्ववर्ती भी अभी तक पैदा नहीं हुए थे। केवल दानव जाति, जिसका जीवन काल लंबा था, ऐसा रिकॉर्ड बना सकती थी। हालांकि कई लोग अनुमान लगा रहे थे। बाई शियाशिंग को बहुत साधन संपन्न कहा जा सकता है। उनका सूचना स्रोत बहुत शक्तिशाली था। शायद विभिन्न बलों की प्राचीन वस्तुओं में भी इसका रिकॉर्ड था। ऐसी कोई सूची भी हो सकती है जो गुप्त रूप से मौजूद हो। हालांकि बहुत से लोगों ने महसूस किया कि अगर ऐसी कोई सूची होती भी है तो बाई शियाशिंग निश्चित रूप से इसकी घोषणा करने की हिम्मत नहीं करेगी। पहले भले ही यह विंडक्लाउड सूची थी, जिन लोगों की घोषणा की गई थी वे अभी भी जीवित थे। यह उनकी ताकत की रैंकिंग से ज्यादा कुछ नहीं था। वास्तव में यह उनकी प्रतिष्ठा को बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उनकी रैंकिंग चाहे जो भी हो, वे शक्तिशाली अस्तित्व थे जिन तक सामान्य लोग नहीं पहुंच सकते थे। हालांकि वे पुरानी प्राचीन वस्तुएं और पुरानी पीढ़ी के जीवित जीवाश्म अलग थे। उनमें से कई पहले से ही मौत के कगार पर थे। जिन लोगों को मरना चाहिए था लेकिन नहीं मरे, वे प्रमुख ताकतों द्वारा तैयार किए गए तुरुप के पत्ते थे। वे महत्वपूर्ण क्षण में काम आ सकते हैं। इसके अलावा उनमें से कई के पूरी दुनिया में दुश्मन थे। अगर उन्हें पता चल जाता कि वे मरे नहीं हैं तो निश्चित रूप से एक संघर्ष होगा। यदि यह खबर सामने आती तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि ऑल नोइंग स्कॉलर सभी प्रमुख ताकतों को मौत के घाट उतार देगा। यह उनके तुरुप के पत्ते को प्रकट करने के बराबर था।
कौन सी बड़ी ताकत शांत रह पाएगी? एक बार जब सभी नाराज हो गए तो bai xiaxing स्वर्ग में जाने के बाद भी मर जाएगी। bai xiaxing चाहे कितनी भी रहस्यमयी क्यों न हो, उसके लिए हर किसी की आंखों और कानों से छिपना असंभव था। जब तक यह संगठन अस्तित्व में था, इसे निश्चित रूप से खोजा जाएगा। पहले, विभिन्न ताकतें bai xiaxing को बहुत अधिक नाराज नहीं करना चाहती थीं। इसलिए उन्होंने बड़ी धूमधाम से जांच नहीं की। इसका मतलब यह नहीं था कि उनमें ऐसा करने की क्षमता नहीं थी। भले ही उनमें से एक ने ऐसा नहीं किया हो, इतने सारे बलों को एक साथ जोड़ने के बाद भी bai xiaxing निश्चित रूप से उन्हें अपमानित नहीं कर सकती थी। दूसरे शब्दों में, प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में एक भी ऐसी शक्ति नहीं थी जो इतनी बड़ी ताकतों का अपमान कर सके। इसलिए पुरानी पीढ़ी की यह सूची मौजूद थी या नहीं, यह केवल कुछ लोगों की अटकलें थीं। bai xiaxing ने सीधे तौर पर इसका जवाब नहीं दिया। इन 3 सूचियों के हंगामे के बाद सोरिंग ड्रैगन लिस्ट और विंड क्लाउड लिस्ट का खुलासा होना बाकी था। यह कहा गया था कि वे अभी भी बनने की प्रक्रिया में थे। इसलिए सबसे पहले जारी की गई हिडन ड्रैगन लिस्ट निस्संदेह सभी का ध्यान केंद्रित हो गई थी। हालांकि यह केवल युवा पीढ़ी के विशेषज्ञ थे, फिर भी बहुत से लोग इस सूची से सुराग खोजना चाहते थे। इसके अलावा, भले ही ये विशेषज्ञ युवा पीढ़ी के हों, वे कुछ और वर्षों में प्राचीन बेरेंस महाद्वीप के नए प्रभावशाली व्यक्ति बन जाएंगे। युवा होने का मतलब यह नहीं था कि किसी की क्षमता कम थी। किसी को उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए। यह सूची शीघ्र ही ये कबीले में फैल गई। यहाँ तक ये ज़िवेन, जो 1000 पंखों के दायरे में एकांत में थे, को भी इस सूची के बारे में खबर मिली। ये ज़िवेन की पहली प्रतिक्रिया हिडन ड्रैगन लिस्ट की रैंकिंग को देखने की नहीं थी जब उन्हें हिडन ड्रैगन लिस्ट की खबर मिली थी। इसके बजाय उन्होंने ऑल नोइंग स्कॉलर की ओर देखा। कई लोगों के लिए ऑल नोइंग स्कॉलर एक ऐसा संगठन था जो अचानक उभरा था। बहुत से लोग यह भी नहीं जानते थे कि सर्वज्ञ विद्वान ने क्या किया। वे केवल इतना जानते थे कि यह एक नया उभरता हुआ खुफिया संगठन था। हालांकि ये ज़िवेन के लिए सर्वज्ञ विद्वान कोई नया मित्र नहीं था। इसके बजाय यह एक पुराना दोस्त था। अतीत में ये ज़िवेन ने ऑल नोइंग स्कॉलर के साथ डील की थी जब वह ट्रू मार्शल डोमेन में थे। इसलिए ये ज़िवेन को यह बहुत अजीब लगा। ऑल नोइंग स्कॉलर अचानक ट्रू मार्शल डोमेन से प्राचीन बेरेंस महाद्वीप तक कैसे फैल सकता है? इसके अलावा इसने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। यह कुछ ऐसा नहीं था जो एक छोटा बल कर सकता था। यह भी कहा जा सकता है कि ये परिवार जैसी विशाल और गहरी जड़ें भी वह नहीं कर सकी जो ऑल नोइंग स्कॉलर ने किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि ट्रू मार्शल डोमेन में ऑल नोइंग स्कॉलर महज एक अधीनस्थ शाखा थी? ट्रू मार्शल डोमेन में ऑल नोइंग स्कॉलर कब दिखाई दिया, यह किसी को नहीं पता था। वे केवल यह जानते थे कि ऑल नोइंग स्कॉलर बहुत पहले ही ट्रू मार्शल डोमेन के सभी टी हाउस और रेस्तरां में फैल चुका था। ये सभी कहानीकार ऑल नोइंग स्कॉलर नामक संगठन से आए थे। उनके पास दुनिया का सबसे उत्तम खुफिया संगठन था। यह कहा जा सकता है कि जब तक किसी के पास पैसा था तब तक ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वे नहीं जानते थे। भले ही इन कहानीकारों में मुर्गे को पकड़ने की ताकत न हो, लेकिन किसी ने उन्हें नीचा दिखाने या उन्हें धमकाने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा उन्हें सर्वज्ञ विद्वान के प्रतिशोध के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं होती। वे महाशक्तियां जिन्होंने वर्षों से सर्वज्ञ विद्वान का ऋणी था, एक शक्ति का सर्वनाश करने के लिए पर्याप्त थीं। कोई भी अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है कि सर्वज्ञ विद्वान कितना भयानक था। बहुत से लोग सर्वज्ञ विद्वान की उत्पत्ति को नहीं जानते थे। हालांकि जितना अधिक वे इसके बारे में जानेंगे उतना ही अधिक भयभीत होंगे। इसलिए वे अपनी सीमाओं को पार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये ज़िवेन को भी इस सर्वज्ञ विद्वान में बहुत रुचि थी। इतने बड़े संगठन ने अपना संचालन कैसे बनाए रखा? हालांकि वह केवल रुचि रखते थे। अब तक कोई नहीं जानता था कि ट्रू मार्शल डोमेन में ऑल नोइंग स्कॉलर ने कितने मुखबिरों का विकास किया था। कई लोगों ने यह भी कहा कि खुफिया नेटवर्क के सुचारू संचालन को बनाए रखने के लिए ऑल नोइंग स्कॉलर को केवल दूसरों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करने की जरूरत है। सर्वज्ञ विद्वानों के बारे में कई किंवदंतियां थीं। हालांकि उन्होंने ट्रू मार्शल वर्ल्ड के विवादों में कभी भाग नहीं लिया था। वे केवल जानकारी बेचने के लिए जिम्मेदार थे। जब तक किसी ने पर्याप्त धन का भुगतान किया, वे जो भी जानकारी चाहते थे प्राप्त कर सकते थे। ये ज़िवेन उस समय ट्रू मार्शल वर्ल्ड में थीं। वह कुछ समय के लिए ट्रू मार्शल यूनिवर्सिटी के प्रभारी भी रहे थे। तो ऑल नोइंग मैन के बारे में भी रिकॉर्ड थे। हालांकि ट्रू मार्शल यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड के अनुसार ऑल नोइंग मैन चुपचाप प्रकट हुआ था। ऑल नोइंग मैन पहले ही प्रकट हो चुका था जब ट्रू मार्शल यूनिवर्सिटी अभी भी ट्रू मार्शल वर्ल्ड पर राज कर रही थी, और यह बाद में धीरे धीरे एक विशाल खुफिया संगठन के रूप में विकसित हो गया था। हालांकि वह ट्रू मार्शल डोमेन में था। प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में ट्रू मार्शल डोमेन सिर्फ एक ग्रामीण क्षेत्र था। उसका कोई मूल्य ही नहीं था।
वास्तव में बहुत से लोग यह भी नहीं जानते थे कि यह छोटी सी दुनिया दसियों हजार वर्षों से प्राचीन बैरेंस महाद्वीप से अलग थलग थी। भले ही ऑल नोइंग मैन ट्रू मार्शल डोमेन में सर्वशक्तिमान था, यह प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में उल्लेख के लायक नहीं था। या यह कहा जा सकता है कि ट्रू मार्शल डोमेन में ऑल नोइंग मैन महज एक शाखा थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि येज़िवेन ने दूसरी दुनिया में सब कुछ जानने वाले की छाया देखी थी। हालांकि फिर भी येज़िवेन तब भी हैरान और परेशान थी जब सब कुछ जानने वाला इतनी शक्तिशाली ताकत के साथ अचानक फूट पड़ा। हालांकि उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि ऑल नोइंग मैन ने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए इन 3 सूचियों का उपयोग किया था। उन्होंने कई लोगों के दिलों में अपनी छाप भी छोड़ी थी। बहुत से लोगों ने महसूस किया कि सर्वज्ञ मनुष्य की बुद्धिमत्ता का अधिकार निर्विवाद था। अन्य लोगों की तुलना में येज़िवेन ट्रू मार्शल डोमेन में ऑल नोइंग मैन के संपर्क में थी। स्वाभाविक रूप से वह सब कुछ जानने वाले मनुष्य के अधिकार में विश्वास करता था। ट्रू मार्शल डोमेन में ऑल नोइंग मैन सर्वशक्तिमान था। उनके पास बुद्धि के कई स्रोत थे। यहाँ तक ट्रू मार्शल यूनिवर्सिटी को भी इसके बारे में नहीं पता था। ऑल नोइंग मैन इसके बारे में जान सकता है। यह प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में कोई भिन्न नहीं होगा। अन्यथा चीजों को करने की सब कुछ जानने वाले की शैली के साथ वह इतना हाई प्रोफाइल नहीं होता। यहाँ तक अगर वह ऑल नोइंग मैन पर 100% भरोसा नहीं कर सकता तो वह कम से कम आधा भरोसा कर सकता था। दूसरे आधे हिस्से के बारे में येज़िवेन को यह भी संदेह था कि सब कुछ जानने वाले ने जानबूझकर इसे एक समस्या के रूप में छोड़ दिया था। यदि प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में सर्वज्ञ मनुष्य के साथ कोई समस्या नहीं थी तो यह इतने लोगों का ध्यान कैसे आकर्षित कर सकता था। उस वक्त कई लोगों का उनसे सवाल करने का मूड भी नहीं होता था। उस समय सब कुछ जानने वाले की परवाह कौन करेगा। आखिरकार हालांकि ऑल नोइंग मैन के पास ट्रू मार्शल डोमेन में ऑल नोइंग मैन जैसा कोई खुफिया संगठन नहीं था, फिर भी कई खुफिया संगठन थे। इसके अलावा सभी प्रमुख ताकतों के पास खुफिया जानकारी के अपने स्रोत थे। वास्तव में प्रमुख बलों के गुप्तचर संगठन भी गुप्तचर का व्यापार कर रहे थे। बात बस इतनी थी कि सब कुछ जानने वाला जैसा आधिकारिक कोई नहीं था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि उनका खुफिया संगठन अच्छा नहीं था। हालांकि ऐसा करने से हर कोई ऑल नोइंग मैन पर ध्यान देगा और वह अचानक प्रसिद्ध हो जाएगा। वैसे भी उन्होंने जो कहा उसके मुताबिक यह सिर्फ एक परीक्षण संस्करण था। उन्होंने सभी युवा विशेषज्ञों का आने और उन्हें सलाह देने के लिए स्वागत किया। चूंकि वे इतने विनम्र थे, स्वाभाविक रूप से वे इस बारे में दूसरों से बात करने से नहीं डरते थे। सब कुछ जानने वाले के बारे में सोचने के बाद येज़िवेन ने सूची को देखना शुरू किया। इस लिस्ट में कुछ नाम ऐसे थे जो चर्चा का विषय बन गए थे। सूची में सबसे ऊपर वाले व्यक्ति को फावुशुन कहा जाता था। वह इस वर्ष केवल 100 साल का था और उसकी खेती हिडन ड्रैगन लिस्ट के विवरण के अनुसार पहले ही स्वर्ग के दायरे में आ चुकी थी। युवा विशेषज्ञों में उन्हें पहला स्थान मिला। ऐसा कहा जाता था कि वह एक सन्यासी संप्रदाय का शिष्य था। जहां तक संप्रदाय की उत्पत्ति का सवाल है, सर्वज्ञ इस पहलू में अस्पष्ट था। उसने केवल इतना कहा कि यह एक शक्तिशाली पंथ था और जहां तक इसके मूल का सवाल था वह इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता था। जाहिर है सब कुछ जानने वाला इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि खुद को कैसे संचालित करना है। फावुशुन को बेनकाब करना पहले से ही बहुत से लोगों को नाखुश कर देगा। यदि सर्वज्ञ मनुष्य संप्रदाय का भी पर्दाफाश किया गया तो यह सर्वज्ञ मनुष्य संप्रदाय के प्रतिशोध को आकर्षित कर सकता है। हालांकि सब कुछ जानने वाला डरने वाला नहीं था, फिर भी सब कुछ जानने वाले को भड़काने की कोई जरूरत नहीं थी। दूसरे स्थान पर रहने वाला व्यक्ति दैत्य जाति का विशेषज्ञ था। वह दानव जाति की युवा पीढ़ी का एक शीर्ष विशेषज्ञ था और उसका नाम येवुडी था। इस व्यक्ति की उत्पत्ति रहस्यमयी थी। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया था। हालांकि चूंकि उसने खुद को वुडी कहने की हिम्मत की, यह दिखाने के लिए काफी था कि उसके पास कुछ ताकत थी। दानव जाति की युवा पीढ़ी के बीच वह वास्तव में अभी तक अपने मैच से नहीं मिला था। अपने पदार्पण की शुरुआत से ही उन्होंने प्रसिद्धि के लिए अपना रास्ता मार लिया था। यह नाम दानव जाति में प्रसिद्ध था, लेकिन मानव जाति में उसके बारे में बहुत कम अफवाहें थीं। ऑल नोइंग मैन्स फुटनोट के अनुसार यह भी एक शक्तिशाली व्यक्ति था जिसने पहले ही स्वर्ग क्षेत्र में कदम रखा था। तीसरे स्थान पर विशेषज्ञ समुद्र जाति महासागर सम्राट का सर्वोच्च व्यक्ति था। कहा जाता था कि वह एक रहस्यमयी समुद्री जाति का शिष्य था। जब से वह पैदा हुआ था तब से उसका नाम क्या था यह कोई नहीं जानता था। उनका केवल एक उपनाम था, महासागर सम्राट। जैसे जैसे समय बीतता गया यह उनका विशिष्ट शीर्षक बन गया। वह एक विशेषज्ञ भी था जिसने पहले ही स्वर्ग के क्षेत्र में कदम रख दिया था। निम्नलिखित शीर्ष 10 स्वर्ग क्षेत्र के सभी विशेषज्ञ थे। 8वें स्थान पर नाम होने से येकशिवेन को वास्तव में आश्चर्य हुआ। इससे येकशिवेन की आंखों में चमक आ गई। ली हाँ,
इस नाम ने तुरंत येज़िवेन को ली फैंग और ली या के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, जो उससे पहले प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में आ चुके थे। हालांकि वह 100% निश्चित नहीं था, लेकिन जब उसने इस नाम को देखा तो येज़िवेन तुरंत उत्साहित हो गया। जब से येज़िवेन प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में आया था, उसने ली फैंग और लिया को खोजने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं थी। यहाँ तक खुद येज़िवेन को भी एक कबीले का उच्च पदस्थ सदस्य नहीं माना जाता था, तो वह पिता और बेटी को खोजने के लिए अपनी शक्ति को कैसे जुटा सकता था। हालांकि उन्होंने इस हिडन ड्रैगन लिस्ट में जियोया का नाम देखने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि ऑल नोइंग मैन की हिडन ड्रैगन लिस्ट लिया के मूल के बारे में थोड़ी अस्पष्ट थी, फिर भी येज़िवेन ने जल्दी से निर्धारित किया कि यह जियोया होना चाहिए। हालांकि उन्हें जल्द ही थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। यहाँ तक कि जियोया, एक छोटी लड़की जो उसके साथ हुआ करती थी, ने पहले ही स्वर्ग के क्षेत्र में कदम रख दिया था, जबकि वह स्वयं अभी भी कानून के प्रकटीकरण के 9वें स्तर के आसपास ही था। यह थोड़ा शर्मनाक था। हालांकि यह अजीब नहीं था। जियोया बेहद प्रतिभाशाली थी और यह कहा जा सकता है कि येज़िवेन ने अपने जीवन में कभी भी उसके जैसा किसी को नहीं देखा था। यहाँ तक येज़ुकोन की तुलना में। हालांकि येज़िवेन को नहीं पता था कि उसके पास क्या योग्यता है, उसने सोचा कि शायद यह सिर्फ इतना ही था। वह नहीं जानता था कि वह छोटी लड़की बड़ी हो गई है या नहीं। वह अभी भी इतनी छोटी नहीं होगी, है ना? उसे थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। यह देखकर येज़िवेन को आखिरकार इस हिडन ड्रैगन लिस्ट में दिलचस्पी हो गई। अन्यथा उसे इस सूची में जरा भी दिलचस्पी नहीं होती। इस हिडन ड्रैगन लिस्ट के 200 नामों में से 2 ऐसे थे जो एक कबीले से संबंधित थे, ये जुकोंग और ये कियान। उनमें से ये जुकोंग आधिकारिक तौर पर 98वें स्थान पर था। ये जुकोंग का मूल्यांकन यह था कि वह ईश्वर का पुत्र था। हालांकि उन्हें केवल थोड़े समय के लिए ही खोजा गया था, उन्होंने पहले ही अद्भुत साधना योग्यता प्रदर्शित कर दी थी। भविष्य में वह निश्चित रूप से प्राचीन बेरेंस में एक प्रभावशाली व्यक्ति होगा। यहाँ तक अगर कोई 50वीं रैंक वाला भी होता तो बहुत कम लोगों का इतना उच्च मूल्यांकन होता। अभी वह केवल 98वें स्थान पर थे। यह शायद इसलिए था क्योंकि उसे थोड़े समय के लिए ही खोजा और विकसित किया गया था। अन्यथा वह शीर्ष 20 के आंकड़ों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होना चाहिए, और वह और भी मजबूत हो सकता है। हालांकि रैंकिंग बहुत अधिक नहीं लगती थी, यह सोचकर कि पूरे प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में कितने अत्याचारी विशेषज्ञ थे। युवा पीढ़ी में अरबों विशेषज्ञ थे। इन 200 लोगों के भीतर रैंक करने में सक्षम होना पहले से ही विशेषज्ञों के बीच एक विशेषज्ञ था। सूची में नहीं आने वाले विशेषज्ञों की संख्या निश्चित रूप से इससे दर्जनों गुना अधिक थी। यह केवल आधे चरण वाले स्वर्ग क्षेत्र के अंतिम चरण के चरम पर विशेषज्ञों की गिनती थी। इन 200 लोगों का हर नाम प्राचीन बैरन में तुरंत प्रसिद्ध हो गया, और इस वजह से येज़ुकोंग ने भी बहुत ध्यान आकर्षित किया। परमेश्वर के पुत्र के रूप में अपनी पहचान के कारण ये कबीले ने मूल रूप से परमेश्वर के पुत्र के रूप में अपनी पहचान छिपाने की योजना बनाई थी। कम से कम वे कम समय में बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते थे। जब उन्होंने स्वर्ग के दायरे में कदम रखा और खुद को बचाने की क्षमता रखते थे, भले ही कुछ लोगों ने गुप्त रूप से उन पर हमला किया हो, वे केवल येज़ुकोंग को ही प्रशिक्षित कर सकते थे। हालांकि उन्हें अब 22 शियाशेंग द्वारा उजागर किए जाने की उम्मीद नहीं थी। जब येज़िवेन को इस सूची के बारे में पता चला तो वे ये परिवार के उच्च अधिकारी के चेहरों की कल्पना कर सकते थे। येज़ुकोंग की रैंकिंग अब अधिक नहीं थी, लेकिन परमेश्वर के पुत्र के रूप में अपनी पहचान के साथ वह निश्चित रूप से बहुत ध्यान आकर्षित करेगा। विशेष रूप से कई शत्रुतापूर्ण परिवार और ये परिवार की नस्लें, वे निश्चित रूप से उसे मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर कोई परमेश्वर के पुत्र की क्षमता को जानता था। अगर उसे बढ़ने दिया गया तो वह निश्चित रूप से एक भयानक मास्टर बन जाएगा जिसे नियंत्रित करना मुश्किल था। सबसे अच्छा तरीका यह था कि उसे एक मजबूत निवारक बनने से पहले ही मार दिया जाए। यह कुछ ऐसा था जिसकी लगभग हर कोई कल्पना कर सकता था। येज़ुकोंग की स्थिति अच्छी नहीं थी। यह सूरज की तरह चमकते हुए अचानक सबके ध्यान का केंद्र बनने के बराबर था। यह युवा पीढ़ी की लोलुप आंखों को कैसे आकर्षित नहीं कर सका। इस अर्थ में, हालांकि इस सूची ने उन्हें प्रसिद्ध बना दिया, साथ ही साथ उन्हें खतरे में भी डाल दिया। विभिन्न बलों के दुश्मन नक्शे का अनुसरण कर सकते हैं और सूची के अनुसार उन्हें मार सकते हैं। कितना सुविधाजनक था। उन्हें गलत व्यक्ति को खोजने की चिंता नहीं थी। उन्होंने यह भी चाहा कि पूरी सूची का दर्जनों या सैकड़ों बार विस्तार किया जा सके। येज़ुकोंग की रैंकिंग की तुलना में ये कियान स्थानापन्न सूची में केवल 56वें पर था। हालांकि यह अभी भी बहुत से लोगों की तुलना में बहुत ऊंचा था, फिर भी यह बहुत से लोगों की नज़रों में नीचा था। बाई जियाओशिंग के हिडन ड्रैगन रैंक में भी ये कियान के बारे में बहुत सारी टिप्पणियां थीं। ऐसा कहा जाता था कि वह एक प्राचीन देवी का अवतार थी और वह बेहद प्रतिभाशाली थी। उसने इतनी कम उम्र में ही अपना नाम बना लिया था और वह उन लोगों में से एक थी जिन्हें यह परिवार प्रशिक्षण दे रहा था। जहां तक ज़िवेन की बात है, वह सूची में बिल्कुल भी नहीं था।
यदि सूची को 10 या 20 गुना बढ़ा दिया गया था तो उसके पास सूची में शामिल होने का मौका हो सकता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह सर्वज्ञ विद्वान द्वारा नहीं चुना गया था। इसने नश्वर गुप्त क्षेत्र के कई मास्टर्स को भी थोड़ा परेशान कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये ज़िवेन की ताकत देखी थी जो नश्वर गुप्त दायरे में सबसे अच्छी थी। हालांकि गोल्डन जेड मंडप सहमत नहीं था, लेकिन अधिकांश लोग पहले ही सहमत हो चुके थे। उनमें से कुछ आंतरिक रूप से ये ज़िवेन से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। हालांकि ये ज़िवेन बाहरी दुनिया के लिए उनका प्रतिनिधि था। ये ज़िवेन नहीं आई थी। क्या यह साबित नहीं हुआ कि सर्वज्ञ विद्वान अंधा था? यह भी संभव था कि जब सूची बनाई गई थी तो ये ज़िवेन सर्वज्ञानी विद्वान की नज़र में नहीं आया था। यह मामला नहीं हो सकता है। यह कहने की बात नहीं है कि वह केवल कानून के चरण के दायरे के 9वें स्तर पर था। बहुत से लोगों ने महसूस किया कि यह एक ज़िवेन के लिए अनुचित था, लेकिन उसने खुद इसकी परवाह नहीं की। नाम सूची वास्तव में एक सम्मान की बात थी, लेकिन किसी की ताकत दुर्जय थी या नहीं, ऐसा कुछ नहीं था जिसे नाम सूची द्वारा दर्शाया जा सके। ये ज़िवेन ने महसूस किया कि इस सूची का 50% अविश्वसनीय था। ऐसा इसलिए था क्योंकि शीर्ष पर कुछ लोगों के अलावा जो पहले ही दिव्य क्षेत्र में कदम रख चुके थे, बाकी सभी आधे कदम वाले दिव्य क्षेत्र के अंतिम चरण के चरम पर थे। इसके अलावा वे सभी प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इस तरह की रैंकिंग सबसे अस्थिर थी। कोई भी जिसने एक गुप्त क्षेत्र उठाया था या गलती से एक जादू उपकरण पाया था, वह अपनी ताकत बढ़ा सकता था। कोई निश्चितता नहीं थी, इसलिए इस तरह की सूची को संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां तक लड़ाइयों की बात है तो मुके ही बात करेंगे। मूल रूप से ये ज़िवेन को विंड किंग स्टार के पास जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों से मिलने में उनकी दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय यह इसलिए था क्योंकि वह अपनी साधना के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर था। 1 साल की अवधि में भले ही उन्होंने जानबूझकर अपनी खेती में वृद्धि नहीं की, फिर भी 1 साल पहले की तुलना में उनकी खेती में काफी सुधार हुआ था। वह पहले ही पारलौकिक क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर पहुंच चुका था। अगला कदम आधा कदम दिव्य क्षेत्र में कदम रखना था। ये ज़िवेन के लिए यह कदम बहुत महत्वपूर्ण था। यदि यह केवल आधे चरण वाले दिव्य क्षेत्र में कदम रखना था तो वह अपनी साधना के साथ निश्चित रूप से ऐसा कर सकता था। लेकिन अगर वह उसी समय आकाशीय क्षेत्र में कदम रखना चाहता है तो ऐसा करना मुश्किल होगा। इसलिए उसे जमा करना और जमा करना था। यह एक महत्वपूर्ण अवधि थी। यह इस बात से संबंधित था कि क्या वह एक ही समय में दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है या नहीं। लेकिन इस समय वह अब और ज्यादा परवाह नहीं कर सकता था। अगर यह जियो हाँ था तो उसके लिए उससे फिर से संपर्क करने का यही एकमात्र मौका हो सकता है। यह एक अत्यंत दुर्लभ अवसर था और वह निश्चित रूप से इसे नहीं छोड़ेगा। जहां तक खेती की बात है, वह तब तक प्रतीक्षा कर सकता था जब तक कि वह विंड किंग स्टार से वापस नहीं आ जाता। हालांकि वह नहीं जानता था कि जियो या विंड किंग स्टार के पास जाएगी या नहीं, क्योंकि बाई शियाशिंग ने उसे आमंत्रित किया था। हर कोई उसे चेहरा नहीं देगा। लेकिन इस समय कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आपको विंड किंग स्टार के पास जाना चाहिए। बूढ़ा ये सीधा बैठा रहा और उसने अपनी पलकें भी नहीं उठाईं। वह एक जीवाश्म और एक प्राचीन वस्तु की तरह था। मेरा एक पुराना दोस्त है जिसे मैंने कई सालों से नहीं देखा है। अब वह शायद विंड किंग स्टार के पास लौट आई होगी। मैं जाकर उससे मिलना चाहता हूँ। ये ज़िवेन ने सिर हिलाया। मैं जल्द ही वापस आऊंगी। अगर ऐसा है तो जाओ। ओल्ड ये ने ये ज़िवेन के फैसले पर सवाल नहीं उठाया। ये पहली बार नहीं था जब एक ज़िवेन इस तरह से गई थी। यह बहुत ही सामान्य बात थी। लेकिन आपको भी सावधान रहना होगा। जब मैं प्रशिक्षण ले रहा था तो मैं विंड किंग स्टार के पास गया था। विंड किंग स्टार पर सभी प्रकार के भयंकर जानवर हैं, यहाँ तक कि सेलेस्टियल रियल मास्टर्स भी हैं। अपनी साधना के साथ यदि आप विंड किंग स्टार के पास जाते हैं तो आपको सावधान रहना होगा, अन्यथा आप मर सकते हैं। ओल्ड ये ने कहा, अपनी वर्तमान साधना के साथ भले ही आप दिव्य क्षेत्र के स्वामी के हाथों से बच सकते हैं, यह जोखिम लेने के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन यह वास्तव में प्रशिक्षण के लिए एक अच्छी जगह है। यदि आप वहां साधना करते हैं तो आप भी सफल हो सकते हैं। ये ज़िवेन ने सिर हिलाया। वह लंबे समय से विंड किंग स्टार पर खतरों के बारे में जानता था। बाई शियाशिंग ने इसे नहीं छिपाया और स्पष्ट कर दिया कि यह वहां बहुत खतरनाक था। शक्तिहीन को आकर मरना नहीं चाहिए। इसने वास्तव में अनगिनत मास्टर्स को जाने के लिए प्रेरित किया। कोई और कारण नहीं था। कोई भी यह साबित नहीं करना चाहता था कि वे डरे हुए थे और इसलिए वे नहीं गए। इसके अलावा ये लोग घमंडी और अनियंत्रित थे। उनमें से कौन स्वीकार करेगा कि वे दूसरों से कम थे? अपने जीवन में दूसरों से कमजोर न होना ही उनका चित्रण था। ओल्ड ये को अलविदा कहने के बाद ये ज़िवेन विंड किंग स्टार के लिए रवाना होने लगी। ये कियान भी उसके साथ चल पड़ी। चूंकि वह अभी भी बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहा था, इसलिए वह लोगों के पहले समूह को रवाना होने से चूक गया।
ये जुकोंग, ये लानशान, हो ही, ये जियान और अन्य लोगों ने पहले ही विंडकिंग स्टार में जाने के लिए एक टीम बना ली थी। ये परिवार की युवा पीढ़ी के बीच वे सबसे मजबूत कुछ उस्ताद थे। वे ही जाने के योग्य थे, अन्य या तो अधिक उम्र के थे या पर्याप्त मजबूत नहीं थे। विंडकिंग स्टार जैसी खतरनाक जगह में आलसी लोगों के जाने का इंतजार करना भी मौत को दावत दे रहा होगा। इसके अलावा इस जगह में जहां अभिजात वर्ग एकत्र हुए, गुणवत्ता के रूप में मात्रा महत्वपूर्ण नहीं थी। इस समय केवल ये कियान नहीं गया था, ये शिवेन के एक साथ जाने का इंतजार कर रहा था। तुम उनके साथ क्यों नहीं जाते? ये जिवेन ने पूछा। दोनों की गति अत्यंत तेज थी। उन्होंने एस्केप लाइट पर कदम रखा और जल्द ही नंबर 1 गुप्त क्षेत्र छोड़ दिया। मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता, ये कियान ने धीरे से कहा। उसका उत्तर अभी भी बहुत सरल था, वह बस उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। ये जिवेन मुस्कुराए और कुछ नहीं पूछा। वे इस मौन समझ के अभ्यस्त हो चुके थे। क्या आप नाराज नहीं हैं कि आप इस बार सूची में रैंक नहीं किए गए? ये कियान ने ये जिवेन की ओर देखा और कहा। उसकी आंखों के कोने में मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था कि वो ये शिवेन के गुस्से भरे हाव भाव को देखना चाहती थी। इसमें नाराज होने की क्या बात है? मैं अपनी ताकत जानता हूँ। उन्हें रैंक मिले या न मिले क्या फर्क पड़ता है? ये जिवेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ऐसा लग रहा था कि उसने ये कियान के इरादे को समझ लिया है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। यह सच है, आपकी ताकत के साथ ये जुकोंग आपके लिए एक मैच नहीं होना चाहिए। आपके लिए आधिकारिक सूची में रैंक होना सामान्य बात है। ये कियान मंद मंद मुस्कुराए। उसके मुंह का कोना थोड़ा उठा हुआ था, लेकिन वह बेहद खूबसूरत था। बस इस सूची को देखो। शीर्ष पर मौजूद लोगों के अलावा नीचे की रैंकिंग को नहीं गिना जाता है। कितने लोगों ने अपनी ताकत छुपाई है? वे सभी दिव्य क्षेत्र के अंतिम चरण के शिखर पर हैं। किसी भी तरह की आकस्मिक मुठभेड़ से उनकी ताकत आसमान छू सकती है। उन छोटे अंतरालों को तुरंत मिटा दिया जाएगा और उन्हें बिल्कुल भी नहीं गिना जाएगा। ये जिवेन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, चलो दूसरों के बारे में बात नहीं करते। केवल आप अकेले, भले ही आप स्नो जेड तलवार का उपयोग न करें, आपको ये जुकोंग से कमतर नहीं होना चाहिए। यदि आप स्नो जेड तलवार का उपयोग करते हैं तो आपकी रैंकिंग बहुत बढ़ जाएगी। ये कियान के मुंह पर मुस्कान और भी तेज हो गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया और बस बेहोश होकर बोली, तुम क्या सोचते हो? ये शिवेन इसकी तह तक नहीं जाना चाहती थी। हालांकि उन्हें सकारात्मक उत्तर नहीं मिला, लेकिन उन्होंने पहले ही अपना मन बना लिया था। समय आने पर आप उन्हें एक बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। आप उन बाई शियाशिंग को अपमानित कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि उन्होंने आपको गलत समझा है और आपको हेय दृष्टि से देखते हैं। ये कियान ने कहा, हालांकि वह अपनी रैंकिंग के बारे में बात नहीं कर रही थी। इसके बजाय वह गुस्से में थी कि ये शिवेन ने सूची में जगह नहीं बनाई। ये रैंकिंग बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। मैं वहां एक पुराने दोस्त की तलाश में जा रहा हूं, ये जिवेन ने मुस्कराते हुए कहा। इसके तुरंत बाद उसने ये कियान को जियोया के बारे में बताया। हालांकि उन्होंने ट्रू मार्शल डोमेन की पृष्ठभूमि को छिपा दिया। ऐसा नहीं था कि उसे ये कियान पर भरोसा नहीं था, लेकिन वह नहीं जानता था कि क्या यह उसे बताने का सही समय है। शायद ट्रू मार्शल डोमेन में अभी भी ऐसे रहस्य थे जिनके बारे में वह नहीं जानता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह ट्रू मार्शल स्टोन स्वॉर्ड था, स्टार बीस्ट जो स्पष्ट रूप से पारलौकिक दायरे को पार कर गया था, या अन्य अजीब चीजें थीं, उसे सतर्क रहना था। खासकर जब बाई शियाशिंग दिखाई दिए तो उन्हें और भी अधिक सतर्क रहना पड़ा। जिसके बारे में बोलते हुए, यह लिया आपका शिष्य होना चाहिए एक गुरु के रूप में, क्या आप अपने शिष्य द्वारा पार किए जाने से शर्मिंदा नहीं हैं? ये कियान की मुस्कुराती हुई आंखें एक अर्धचंद्र में मुड़ी हुई थीं। उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी। उसके मुंह पर ये शिवेन ने ये कियान को बेबसी से देखा। अगर उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो किसी को भी विश्वास नहीं होता कि ठंडी ये कियान का कुछ ऐसा ही रूप होगा। यह शर्मनाक है, इसलिए मैं केवल खेती कर सकता हूं और बाकी को पकड़ सकता हूं। ये शिवेन जोर से हंस पड़ी। प्राचीन बेरेंस महाद्वीप बहुत बड़ा था। हिडन ड्रैगन रैंकिंग में पहले से ही बहुत सारे विशेषज्ञ थे। सोरिंग ड्रैगन रैंकिंग का उल्लेख नहीं करना, जो हेवन रियलम विशेषज्ञों से भरा हुआ था, साथ ही साथ प्राचीन बेरेंस महाद्वीप के सच्चे नियंत्रक रैंकिंग सूची में शीर्ष आंकड़े। उसने अचानक महसूस किया कि उसका क्षितिज बहुत विस्तृत हो गया है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम बस अपनी साधना में कमजोर होने का नाटक कर रहे हो। जो लोग तुम्हें हेय दृष्टि से देखते हैं उन्हें देर सबेर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। झूठ बोलने से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं बस एक लो प्रोफाइल रख रहा हूं। उन दोनों ने पहले ही ये परिवार को छोड़ दिया और विंड किंग ग्रह की ओर चल पड़े। ये जिवेन और ये कियान 10 दिनों से अधिक समय से शून्य में उड़ रहे थे। उनकी गति धीमी नहीं थी और उन्होंने अपनी सारी शक्ति का प्रयोग किया था। हालांकि वे अभी भी विशाल तारों वाले आकाश में अतुलनीय रूप से छोटे लग रहे थे।
अगर उनके पास ऑल नोइंग स्कॉलर द्वारा प्रदान किए गए निर्देशांक नहीं होते तो वे इस विशाल तारों वाले आकाश में विंड किंग ग्रह के स्थान का पता लगाने में सक्षम नहीं होते। विशाल तारों वाला आकाश विशाल और असीम था। शायद केवल देवता ही सही मायने में जान सकते थे कि तारों वाला आकाश कितना विशाल था। रास्ते में ये जिवेन और ये कियान को कुछ राक्षसों का भी सामना करना पड़ा जो गहरी नींद में थे। वे बेहद विशाल थे, सितारों जितने बड़े। उनकी सांसें लौकिक तूफानों का कारण बन सकती हैं। उनकी अत्याचारी ताकत अकल्पनीय थी। ऐसे अत्याचारी राक्षस के सामने ये जिवेन और ये कियान केवल एक चक्कर लगा सकते थे। यह विशाल तारों वाला आकाश वह था जहां असली सुराग मिले थे। कोई नहीं जानता था कि अंत में किस प्रकार का अत्याचारी अस्तित्व दुबका हुआ था। प्राचीन बेरेंस महाद्वीप ने कई बदलावों का अनुभव किया था, लेकिन यह तारकीय आकाश प्राचीन काल से अस्तित्व में था। यह अतुलनीय रूप से गहरा था। ऐसी किंवदंतियां भी थीं कि प्राचीन जीवन के अवशेष दुनिया के निर्माण से पीछे रह गए थे और वहां देवता सो रहे थे। हालांकि अफवाहें सिर्फ अफवाहें थीं और इसकी पुष्टि नहीं हुई थी। यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि तारों से भरा आकाश कितना भयानक था। यह अफवाह थी कि प्राचीन स्वर्गीय न्यायालय के युग में भी दूर तारों वाला आकाश एक ऐसा अस्तित्व था जिसे जीता नहीं जा सकता था। कई विशाल राक्षस थे जो एक तारे को आसानी से नष्ट कर सकते थे। आधे महीने की उड़ान के बाद आखिरकार दोनों विंड किंग प्लैनेट पर पहुंचे। पहाड़ एक दूसरे के ऊपर ढेर थे और हर जगह देवदार के घने पेड़ थे। एक के बाद एक हिंसक जानवर दहाड़ रहे हैं। पहाड़ों और खड्डों के बीच भयंकर आभा आकाश में दौड़ पड़ी। कुछ पर्वत श्रृंखलाएं दूर से पहाड़ियों की तरह दिखाई दे रही थीं। करीब से निरीक्षण करने पर यह वास्तव में एक छिपा हुआ भयंकर जानवर था जो न जाने कितने वर्षों से सो रहा था। पवन राजा ग्रह एक बंजर भूमि की तरह था। ऐसा लगता है कि यह हजारों वर्षों से नहीं बदला है। ये भयंकर जानवर लंबे जीवन के साथ पैदा हुए हैं। इस जीवन में सोने के अलावा और कुछ नहीं है, ये कियान ने ब्रूभन के साथ कहा। इन खूंखार जानवरों को डराने के लिए सावधान रहें, अन्यथा एक भयंकर युद्ध अपरिहार्य है। तू जीवेन ने ब्रूभन के साथ कहा। हालांकि एल्डये ने आने से पहले उन्हें चेतावनी दी थी। ऐसा लगता था कि एल्डये ने जो वर्णन किया था वे उससे कहीं अधिक उग्र थे। विंड किंग प्लैनेट अतुलनीय रूप से विशाल था, जिसकी तुलना लगभग कुछ छोटे संसारों से की जा सकती थी। केवल इसी वजह से यह इतने सारे क्रूर और शक्तिशाली राक्षस पैदा कर सका, और यहाँ तक कुछ स्वर्गीय राक्षस भी थे जो इसके भीतर गहरी नींद में थे। ये जिवेन और ये कियान विंड किंग ग्रह के आंतरिक भाग तक गए। हालांकि विंड किंग प्लैनेट बहुत बड़ा था, सर्वज्ञ विद्वान एक नक्शा भी साथ लाए थे। जो जाने के लिए तैयार था वह खो नहीं जाएगा। बूम बूम बूम, दूरी में एक हिंसक विस्फोट की आवाज सुनाई दी और एक छोटी आकृति को आकाश में आगे पीछे घूमते हुए देखा जा सकता था। उसके छोटे होने का कारण यह था कि उसके सामने एक विशाल आकृति थी जो एक पर्वत जितनी बड़ी थी। दो आंकड़े, एक बड़ा और एक छोटा, वास्तव में अंतरिक्ष को बिखर गया, जिससे अंतरिक्ष में दरारें दिखाई देने लगीं। दोनों के बीच युद्ध के परिणामस्वरूप पहाड़ की चट्टानें टूट गईं और बादल टूट गए। यह प्रलय का दृश्य था। हालांकि यह स्पष्ट था कि छोटी आकृति का पलड़ा भारी था। विशाल आकृति के शरीर पर एक बहुत बड़ा घाव था जो छोटी आकृति की तलवार के कारण हुआ था। बहुत तेजी से विशाल आकृति गर्जना करती है और दूरी में धराशायी हो जाती है। उसकी आकृति प्रकाश की धारा की तरह थी, जैसे वह भाग गया हो। इस समय छोटी आकृति भी सीधे उसका पीछा करती है। यह दो हेवंटियर विशेषज्ञों के बीच की लड़ाई थी। लड़ाई के बाद का परिणाम ही ये जिवेन और ये कियान को बाहर रोकने के लिए पर्याप्त था। अगर दोनों करीब आना चाहें तो भी यह नामुमकिन था। उस भारी दबाव ने सीधे तौर पर उन दोनों को एक जगह बंद कर दिया। यह पहली बार नहीं था जब दोनों ने हेवंटियर विशेषज्ञों के बीच लड़ाई देखी। इससे पहले ये क्यूओंग और टेंग टोंटियन के बीच लड़ाई इससे कहीं अधिक तीव्र थी। हालांकि उन्होंने अभी अभी विंड किंग प्लैनेट में प्रवेश किया था और एक ऐसी तीव्र लड़ाई का सामना किया जो अभी भी उनकी अपेक्षाओं से परे थी। इस बार विंड किंग प्लैनेट की यात्रा सहज नहीं होना तय था। वह व्यक्ति इस बार की हिडन ड्रैगन लिस्ट का विशेषज्ञ भी होना चाहिए, ये कियान ने ब्रूभन के साथ कहा। हालांकि वे सभी युवा पीढ़ी के विशेषज्ञ थे, फिर भी कोई था जो पहले ही स्वर्ग के स्तर में प्रवेश कर चुका था और बहुत पहले ही स्वर्ग के स्तर में प्रवेश कर चुका था। युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों के एक समूह के लिए सूची में होना पहले से ही उनमें से एक राजा था। फिर फावुशुंग और अन्य जैसे लोग निस्संदेह राजाओं के राजा थे। हम पहले ही पिछड़ चुके हैं, हमें पकड़ने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, ये जिवेन ने कहा। ये शब्द ये कियान के लिए अधिक थे। वैसे भी उसे पिछड़ने की आदत हो चुकी थी। दोनों विंड किंग प्लैनेट में गहराई तक जाते रहे। हालांकि वे विंड किंग प्लैनेट के अंदर थे और तारों वाले आकाश की तरह कोई विशाल जानवर नहीं थे, फिर भी उन दोनों के लिए कुछ हद तक खतरा था। उन योद्धाओं के लिए जो स्वर्ग के टियर में आधा कदम और नीचे थे, यह और भी अधिक मृतंत था। अचानक आकाश में एक खजाना प्रकाश तुरंत आकाश के माध्यम से कट जाता है,
सीधे आकाश के माध्यम से कट जाता है, दूरी में जा रहा है। पीछा करना। ये जिवेन और ये कियान ने एक दूसरे को देखा, तुरंत एक निर्णय लिया और तुरंत उसका पीछा किया। यह खजाना प्रकाश हजारों मील तक फैल गया, सीधे एक विशाल दलदली जंगल में गिर गया। पूरा जंगल बेहद घना था और सूरज की रोशनी पेड़ों की छांव में धब्बे की तरह गिरती थी, जैसे टूटी हुई पत्तियां दलदल पर बिखर जाती थीं। ये जिवेन और ये कियान भी दलदल में घुस गए। हालांकि जहां तक नजर जा सकती थी, वे केवल अनगिनत पेड़ ही देख सकते थे। हालांकि वे उस खजाने की रोशनी को अब और नहीं देख सकते थे। पूरा दलदल थोड़ा बुदा रहा था और एक तलहटी भी नहीं थी। हालांकि ये जिवेन और ये कियान ने जल्दी से खजाने की आकृति को फिर से प्रकाश में पाया और पता लगाया कि यह वास्तव में एक खून के रंग का जिनसिंग था, और यह रक्त जिनसिंग वास्तव में एक बच्चे के आकार का था। इसका पूरा शरीर एक खूनी आभा से बाहर निकल रहा था और वहां इसके शरीर के चारों ओर एक छोटा अवरोध भी था, इसकी रक्षा करना। हाँ, हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि हम वास्तव में यहाँ ऐसा ब्लड जिनसिंग देख सकते हैं। ये जिवेन ने एक नज़र में रक्त जिनसिंग को पहचान लिया। पिछले 2 वर्षों में उन्होंने न केवल ओर्डये के मार्गदर्शन में अभ्यास करना सीखा था, बल्कि उन्होंने सभी प्रकार के विविध ज्ञान भी सीखे थे। इसलिए उनकी दृष्टि में पहले से ही भूकंपाने वाले परिवर्तन हो चुके थे। इसके अलावा इस रूप को देखते हुए यह लगभग मानवीय है। मुझे डर है कि इस तरह की स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाना 10,000 वर्षों से कम समय में विकसित नहीं होगा। यह रक्त जिनसिंग निश्चित रूप से योद्धाओं के लिए एक महान टॉनिक था। रक्त जिनसिंग का यह स्तर, भले ही केवल एक छोटी जड़ को काटकर निगल लिया गया हो, यह जल्दी और सीधे सूखे जेन युआन को बहाल कर सकता है। यह कहा जा सकता है कि यदि रक्त जिनसिंग किसी के पास होता है तो यह एक मोबाइल जेन युआन आपूर्ति बैंक को ले जाने के बराबर होता है, और एक महत्वपूर्ण क्षण में यह निश्चित रूप से किसी के जीवन को बचा सकता है। इस तरह का रक्त जिनसिंग लगभग 10,000 साल की उम्र तक बढ़ सकता है, जो पहले से ही चमत्कारों के बीच एक चमत्कार था, क्योंकि जब जिनसिंग जैसा प्राकृतिक खजाना एक निश्चित उम्र तक बढ़ता है तो यह स्वचालित रूप से एक औषधीय सुगंध का उत्सर्जन करना शुरू कर देगा और इस तरह कई भयंकर को आकर्षित करेगा, जानवर जो जिनसिंग को पसंद करते थे। इसलिए जब तक एक जंगली जिनसिंग को एक औषधीय उद्यान में नहीं उगाया जाता, तब तक एक जंगली जिनसिंग के लिए 10,000 साल की उम्र तक बढ़ना असंभव था, और यह पहले से ही कुछ हद तक स्वर्ग को चुनौती देने वाला था। रक्त जिनसिंग का उल्लेख नहीं करना, जो एक अलग प्रकार का जिनसिंग था, सैकड़ों साल की उम्र से लगातार भयंकर जानवरों को आकर्षित करेगा और उनके लिए जीवित रहना बहुत मुश्किल था, भले ही उन्होंने कुछ आध्यात्मिक ज्ञान विकसित किया हो और उनके पास कुछ जादुई शक्तियां हों पृथ्वी और लकड़ी का, यह अभी भी था उनके लिए उन खूंखार जानवरों के मुंह से बचना बहुत मुश्किल है। एक साधारण जिनसिंग लगभग 1,000 साल में बदलने में सक्षम हो सकता है, लेकिन एक राक्षस में बदलने से पहले एक रक्त जिनसिंग 10,000 साल से अधिक पुराना होना चाहिए। इस तरह की घास और लकड़ी की आत्मा एक राक्षस जाति में परिवर्तित हो गई और उनकी साधना प्रतिभा अक्सर अन्य दानव जाति से बहुत ऊपर थी। यह ऐसा था मानो स्वर्ग बदलने में उनकी कठिनाई की भरपाई कर रहा हो। और यह रक्त जिनसिंग पहले से ही करीब 10,000 साल पुराना था। जब तक यह समय की इस अंतिम अवधि तक जीवित रह सकता था, यह सीधे एक मानव में बदलने में सक्षम होगा और फिर यह एक राक्षस होगा, अब एक गंदी घास नहीं और लकड़ी की आत्मा। लेकिन फिर भी इन घास और लकड़ी के स्पिरिट राक्षसों को अक्सर लोगों द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता था और उन्हें औषधीय जड़ी बूटियों में परिष्कृत करना भी एक सामान्य बात थी। ये कियान ने सिर हिलाया, इस तरह का रक्त जिनसिंग वास्तव में बहुत दुर्लभ था। ये कियान ने सीधे अपने हाथ से रक्त जिनसिंग को पकड़ा और ये जिवेन उसके बगल में थी, उसकी रखवाली कर रही थी, आसपास के प्रति सतर्क थी। और जैसे ही ये कियान अपने हाथ में रक्त जिनसिंग को पकड़ने वाली थी, पानी की सतह से एक विशाल आकृति टूट गई। हालांकि उसने एक तेज आवाज सुनी, क्योंकि पानी की सतह से एक आकृति टूट गई थी। एक विशाल शरीर जो 20 मीटर से अधिक लंबा था, ये कियान की ओर झपटा। ये जिवेन के हाथ ने अचानक स्वॉर्ड क्यूई को संघनित कर दिया और एक पल में सीधे इस विशाल आकृति की ओर कट गया। डांग, सोने और लोहे के टकराने जैसी आवाज और चिंगारियां सभी दिशाओं में उड़ गईं। ये जिवेन स्वॉर्ड क्यूई ने इस विशाल आकृति को काट दिया और चिंगारी सभी दिशाओं में उड़ गई, बस इसे काटने में असमर्थ रही। हालांकि ये जिवेन की ताकत कमजोर नहीं थी, और यद्यपि वह इस राक्षस का सिर काटने में असमर्थ था, उसने सीधे अपनी तलवार से इसे काट दिया और इसे उड़ा दिया। बूम! यह राक्षस सीधे पानी में गिर गया, जिससे एक बड़ी लहर उठी। इस समय ये जिवेन ने इस राक्षस की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देखा। यह एक विशाल मगरमच्छ अशुभ जानवर निकला। यह दलदल में गतिहीन रूप से दुबका हुआ था और इसने अपनी सारी आभा को रोक लिया था। यहाँ तक ये जिवेन और ये कियान को भी इस राक्षस ने धोखा दिया था। यही कारण है कि वे लगभग चुपके से उस पर हमला कर रहे थे। यह विशाल मगरमच्छ सीधे दलदल में गिर गया और दलदल में संक्षारक कीचड़ ने तुरंत हर जगह छींटे मारते हुए एक लहर पैदा कर दी। इस समय ये कियान ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के रक्त जिनसिंग को सीधे अपने हाथ से पकड़ लिया।
इस रक्त जिनसेंग का अपना दिमाग तुरंत लग रहा था और वह बचना चाहता था, लेकिन इस समय ये कियान का हाथ एक विशाल कानून जाल में बदल गया और नीचे गिर गया। यह रक्त जिनसेंग का शरीर रक्त लाल दिव्य प्रकाश से खिल उठा था और वास्तव में कानून के जाल से बचना चाहता था। लेकिन ये कियान इसे कैसे भागने दे सकती थी। उसने लगातार कानून के जाल को कस दिया और जब वह रक्त जिनसेंग को पकड़ने वाली थी तो विशाल मगरमच्छ ने एक बार फिर से हमला किया, अपना खूनी मुंह खोल दिया और ये कियान की ओर काट लिया। इस बार लंबे समय से दुबके हुए मगरमच्छ ने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। इस ब्लड जिनसेंग पर लंबे समय से लार टपक रही थी। यह कैसे देख सकता है कि कोई और इसे हरा देता है। हुश! इस समय ये कियान के शरीर से एक तलवार की रोशनी निकली, तुरंत आसमान को ठंडक दे गई। तलवार की रोशनी अद्वितीय तीक्ष्णता के साथ आकाश के माध्यम से कट जाती है, सीधे मगरमच्छ के मुंह से चुभती है। मगरमच्छ व्यावहारिक रूप से वापस लड़ने में असमर्थ था। तलवार की रोशनी सीधे उसके मुंह में लगी और फिर उसकी पूंछ से बाहर आ गई। स्नो जेड तलवार अद्वितीय थी और यह तलवार पूरी तरह से उसमें छेद कर गई। येज़िवेन ने इस मगरमच्छ शातिर जानवर को सीधे प्राप्त किया। इसके शरीर पर शल्क बहुत कठोर थे। हालांकि येज़िवेन ने केवल एक अस्थायी क्यूई तलवार को संघनित किया था, लेकिन वह अपने तराजू को काटने में सक्षम नहीं थी। यह देखा जा सकता है कि यह मगरमच्छ शातिर जानवर वास्तव में बहुत अत्याचारी था। यदि ये कियान के पास स्नो जेड तलवार नहीं होती तो इस आधे कदम वाले स्वर्गीय दायरे के मगरमच्छ से निपटना आसान नहीं होता। उसने महसूस किया कि उसके शरीर पर तराजू को उत्कृष्ट आंतरिक कवच के एक सेट में परिष्कृत किया जा सकता है और फिर उच्च कीमत पर बेचा जा सकता है। वह इसे अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकता था। यह पवन राजा ग्रह प्राचीन बर्बर युग की तरह प्रतीत होता है, जहां पारिस्थितिक पर्यावरण कई सालों से नहीं बदला है। येज़िवेन ने मगरमच्छ को रखते हुए कहा, ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में प्राचीन महान विभूतियों के बीच लड़ाई के कारण आकाश में कई तारे हैं और टुकड़े बिखर गए थे। मूल रूप से येज़िवेन को इस कथन पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे डर था कि यह वास्तव में संभव है। हालांकि किस तरह की लड़ाई से इतना बड़ा टुकड़ा उड़ सकता है। उन्हें डर था कि इस लड़ाई का पैमाना इतना बड़ा था कि यह लोगों को मौत के घाट उतार सकती थी। तो कियान ने उत्तर नहीं दिया। वह बस अपने हाथ में लिए जाल को सिकुड़ती रही। रक्त जिनसेंग कमजोर और कमजोर होता जा रहा था। हालांकि यह कुछ पृथ्वी और लकड़ी की जादुई शक्ति के साथ पैदा हुआ था, ये कियान के सामने इस तरह की प्राकृतिक पृथ्वी और लकड़ी की जादुई शक्ति बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थी और यह धीरे धीरे सिकुड़ रही थी। इस समय 5 आकृतियां आकाश में कट गईं और कुछ ही सांसों में वे पहले ही दोनों के सामने अवरुद्ध हो गईं। जब उन्होंने ये कियान के हाथ में रक्त जिनसेंग देखा तो उनके चेहरे पर एक लालची नजर आ गई। बच्चे, रक्त जिनसेंग सौंप दो और मैं तुम्हारा जीवन बख्श दूंगा। आप दोनों बेहतर जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है और रक्त जिनसेंग को सौंप दें, अन्यथा एक आपदा आप पर आ पड़ेगी। क्या आप समझे? क्या यह एक खजाना है जिसके आप दोनों हकदार हैं? उनमें से 5 पूरी तरह से अंदर बंद हो गए थे। ये कियान ने इन 5 लोगों की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। यह ऐसा था जैसे उसने उन्हें बिल्कुल नहीं सुना। वह बस कानून के जाल को सिकोड़ती रही, रक्त जिनसेंग को वश में करने की कोशिश कर रही थी। येज़िवेन खुद को उपहास करने से नहीं रोक सकी। उनमें से हर एक आधा कदम स्काई ह्यूमन रियलम कल्टीवेटर था। इसके अतिरिक्त उनमें से एक आधे चरण वाले स्काई ह्यूमन दायरे के शिखर पर था। साधारण लोगों की दृष्टि में वे वास्तव में बहुत शक्तिशाली थे। हम इसके लायक नहीं हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप इसके लायक हैं? येज़िवेन उपहास किए बिना नहीं रह सकी। बेशक, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? हिडन ड्रैगन लीडरबोर्ड पर मैं 98वें स्थान पर हूँ। हाफ सटेप सेलेस्टियल बीइंग रियलम के बाद के चरम पर वह विशेषज्ञ स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ा और गर्व से कहा। उनके चेहरे पर गर्व का भाव स्वतः स्पष्ट था। हालांकि वह हिडन ड्रैगन रैंकिंग में केवल 98वें स्थान पर था। बंज प्राचीन युग में हजारों युवा योद्धा थे। जो लोग उनके बीच खड़े हो सकते थे और रैंकिंग सूची में जगह बना सकते थे, वे निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ थे। यहां तक अगर वह केवल 98वें स्थान पर था, तब भी उसके लिए दूसरों को नीचा दिखाना ही काफी था। येज़िवेन की मुस्कान और भी तिरस्कारपूर्ण थी। उन्होंने कहा, क्या मजाक है? क्या यहां आने वाले सभी लोग रैंकिंग लिस्ट को नीचे नहीं देखते हैं? अब आप अपना नाम साफ करने के लिए इस रैंकिंग का इस्तेमाल करने का इंतजार नहीं कर सकते। येज़िवेन ने तुरंत उस व्यक्ति को याद किया जो लीडरबोर्ड की स्थानापन्न सूची में 98वें स्थान पर था, ली शिनहोंग। यह मानव कबीले का एक और शीर्ष अत्याचारी था जो ली कबीले का शिष्य था। तुम मौत को दावत दे रहे हो? इस ली शिनहोंग ने येज़िवेन के मुंह के कोने पर तिरस्कार देखा। इस समय वह और भी उग्र था। यह बस उसे नीचे देख रहा था। तुम मुझे नीचे देखने की हिम्मत करते हो? भले ही मैं तुम्हें नीचा दिखाऊं तो क्या? अगर मैं तुम होते तो मैं एक लो प्रोफाइल रखता।
इस दुनिया में बहुत सारे अत्याचारी लोग हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ इसलिए कि बाई जियोशेंग ने आपको स्थानापन्न सूची में 98वें स्थान पर सूचीबद्ध किया है, आपको वास्तव में 198वें स्थान पर रखा जा सकता है? फिर भी आपके सामने अभी भी 197 लोग हैं। आपको इतना अहंकारी होने की क्या जरूरत है? क्या आप नहीं जानते कि दिखावा मत करो का क्या अर्थ है? यदि तुम दिखावा करते हो तो तुम पर बिजली गिरेगी। ये जिवेन तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराए। तुम मौत को दावत दे रहे हो। ली शिनहोंग अचानक उग्र हो गए। उसके हाथ ने अचानक शून्य को पकड़ लिया और उसके हाथ में एक लोहे का भाला दिखाई दिया। एक पल में इसने विशाल आकाश को बाढ़ के अजगर की तरह भेद दिया और सीधे ये शिवेन के चेहरे की ओर चला गया। वह मारने वाला था। ली शिनहोंग के अचानक हमले के सामने ये कियान हिल भी नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। भाले की रोशनी ने शून्य को चकनाचूर कर दिया। एक पल में भाले की रोशनी से ऐसा लग रहा था कि दुनिया के सारे रंग छीन लिए गए हैं। ये जिवेन ने उपहास किया। वह निश्चल रहा और अपना हाथ सीधे अनंत भाले की रोशनी में फैला दिया। दरार 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 भाले की नोक के मूल आकार को प्रकट करते हुए यह अंतहीन भाला प्रकाश वास्तव में कुचल दिया गया था। लेकिन ये शिवेन ने उसे अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया। पूरा भाला एक भनभनाहट की आवाज करने लगा और भाले की रोशनी में कंपन होने लगा। ली शिनहोंग ने जेन युआन के उत्पादन में वृद्धि की। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस भाले से ये शिवेन को मारना चाहता था। ये जिवेन की आंखें अचानक खुल गईं और रोशनी की एक किरण फूट पड़ी। असंख्य देवता उसके हाथ से निकल गए। उसकी हथेली को इस तरह लपेटा मानो उसे सोने में ढाला गया हो। ये जिवेन ने अचानक बल लगाया और पूरे भाले ने एक बार फिर से खड़खड़ाहट की आवाज की। उस पर हल्की सी दरार पड़ गई थी। यह कैसे संभव है? ली शिनहोंग को अचानक अविश्वसनीय लगा। उसने ये शिवेन को ऐसे देखा जैसे वह किसी राक्षस को देख रहा हो। तो जिवेन वास्तव में अपने नंगे हाथों से अपने लोहे के भाले को रोक सकते थे। यह बिल्कुल असंभव था। यहाँ तक अपने गर्व के साथ इस समय वह यह भी समझ गया कि यह बच्चा केवल लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे के 9वें स्तर पर था। वह उतना सरल नहीं था जितना वे सोचते थे। यह सिर्फ स्क्रैप धातु का ढेर है। ये जिवेन ने अचानक बल लगाया और पूरा भाला पूरी तरह से टूट गया। दरार 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 टकराना, फिर टूटे शीशे की तरह पूरा भाला पूरी तरह से बिखर गया। इस बच्चे से निपटना आसान नहीं है। चलो चलते हैं। ली शिनहोंग तुरंत चिल्लाया। इस समय वह अंत में जानता था कि ये शिवेन और अन्य लोगों से निपटना आसान नहीं था। लेकिन इस समय जाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। ये जिवेन ने लंबे भाले के टुकड़ों को पकड़ा और एक पल में उन्हें बाहर फेंक दिया। स्वोश स्वोश स्वोश, ये टुकड़े तुरंत विशाल आकाश को काट देते हैं जैसे उल्कापिंड आकाश से टूटते हैं। एक पल में वे सीधे उन आकाओं की ओर बढ़े और तुरंत उनके शरीर में घुस गए। पुची 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 पुची, शवों के टूटने की 4 आवाजें सुनी जा सकती थीं। इन चारों उस्तादों के पास प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। भाले के टुकड़े सीधे उनके शरीर में घुस गए और तुरंत उनकी जीवन शक्ति को काट दिया। वे आसमान से गिरे और उनकी लाशें जल्दी से इस संक्षारक दलदल से क्षत विक्षत हो गईं। यहाँ तक ली शिनहोंग को भी भाले के टुकड़ों ने उड़ा दिया। विशाल बल ने सीधे उसे पुराने खून का मुंह थूक दिया। उसे नहीं पता कि कितने ऊंचे पेड़ टूट गए। वह खून के आंसू रोने ही वाला था। वह अपने पूरे जीवन में अहंकारी रहा था और उसे इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं उठाना पड़ा था। बाई शियाशिंग द्वारा 198वें स्थान पर होने के कारण ही उनकी अत्याचारी ताकत साबित हुई। लेकिन दुर्भाग्य से उसने ये जिवेन का सामना किया, एक राक्षस जो सूची में नहीं था लेकिन सूची में अधिकांश उस्तादों को हरा सकता था। जिस रैंकिंग पर उसे गर्व था वो ये शिवेन के सामने बस एक मजाक था। लेकिन वह मूर्ख नहीं था। केवल ये जिवेन ही इतनी भयानक थी। यह कहने की बात नहीं है कि अभी भी एक महिला थी जिसने अभी तक कोई चाल नहीं चली थी, लेकिन उसकी आभा उतनी ही भयानक थी। ली शिनहोंग ने तुरंत बाहर कदम रखा और प्रकाश की एक धारा में बदल गया। एक तेज हवा चल रही थी और हर किसी की दृष्टि से बचने वाला था। हालांकि एक सफेद तलवार की रोशनी आसमान में टूट गई, रास्ते में अनगिनत ठंड लाए और तुरंत ली शिनहोंग के शरीर में कट गया। पुची, खून के छींटे पड़े और ली शिनहोंग का शरीर आधे हिस्से में कट गया। खून के छींटे नहीं पड़े थे क्योंकि खून भी पल भर में जम गया था। पुची, एक ध्वनि के साथ ली शिनहोंग, जो हिडन ड्रैगन सूची में विस्मयकारी गुरु थे, पूरी तरह से मर गए। बिना किसी को पता चले वह पूरी तरह गिर चुका था। लेकिन यह इतना क्रूर था। विशेष रूप से विंड किंग प्लैनेट पर विभिन्न बलों के अनगिनत शीर्ष स्वामी एक मांस की चक्की की तरह दौड़ पड़े, सब कुछ मार डाला। बाई शियाशिंग की रैंकिंग को केवल एक संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, न कि ताकत के प्रमाण के रूप में। हालांकि ली शिनहोंग इस बिंदु के बारे में पहले ही भूल चुके थे। वह केवल अपनी ताकत पर भरोसा कर सकता था, न कि बाई शियाशिंग की रैंकिंग पर। अपनी जड़ों को भूलकर उसकी हार कुछ ही समय की बात थी।
और दूसरी तरफ ली शिनहोन को मारने के बाद ये कियान ने केवल रक्त जिनसेंग को वश में करना जारी रखा। उसने इसे जबरदस्ती नष्ट करने का विकल्प नहीं चुना, क्योंकि इससे औषधीय प्रभाव नष्ट हो जाएगा और यह वास्तव में इसके लायक नहीं था। ली शिनहोन को मारना, जो पहले ही अपनी जड़ों को भूल चुका था और अपना साहस खो चुका था, बस एक छोटा सा प्रयास था। यह उसके लिए बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं थी। ये शिवन के बगल में रखवाली करने के बाद ये कियान ने अभी भी रक्त जिनसेंग को अपने बैग में डालने में आधे घंटे से अधिक का समय लगाया। इस प्रक्रिया के दौरान ये जिवेन ने कुछ और खूंखार जानवरों को मार डाला जो खून और औषधीय सुगंध को सूंघकर वहां आ गए थे। ये भयंकर जानवर ये जिवेन के बिल्कुल भी विरोधी नहीं थे और उन सभी को ये जिवेन ने मार डाला। 1 साल पहले की तुलना में ये जिवेन ने पहले ही ट्रांसेंडेंस दायरे के 9वें स्तर के शिखर पर कदम रख दिया था और उसकी ताकत पूरी तरह से अलग थी। रक्त जिनसेंग को वश में करने के बाद दोनों पवन राजा ग्रह की गहराई की ओर भागते रहे। दोनों जल्दी में नहीं थे, क्योंकि असली सम्मेलन अभी शुरू नहीं हुआ था। ली शिनहोंग और अन्य जैसे लोग अभी भी बाहर भटक रहे थे, इसलिए उन्हें जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन दोनों को जल्दी से विंड किंग प्लैनेट के अंदर एक कैंपसाइट मिल गई। यह कैंपसाइट बाय शियाशिंग संगठन के विशेषज्ञों के ठहरने का स्थान था। विंड किंग प्लैनेट पर स्पष्ट रूप से इस तरह के कई शिविर थे। हालांकि सूची में केवल 200 लोग थे, वास्तव में इस सूची के लिए प्रतिस्पर्धा करने की महत्वाकांक्षा और क्षमता रखने वालों की संख्या 10 गुना या 100 गुना अधिक थी। वह नहीं जानता था कि बाई शियाशिंग इतनी नीच और दुष्ट जगह पर इस तरह का शिविर कैसे स्थापित कर पाए। उन शक्तिशाली जानवरों के लिए इस तरह के एक कैंपसाइट को एक ही स्टॉम्प के साथ चपटा किया जा सकता है। इस शिविर में यहाँ कम से कम कुछ 100 लोग विश्राम कर रहे थे। अत्याचारी विशेषज्ञ अंदर और बाहर गए। इसमें कोई संदेह नहीं था कि जो लोग यहाँ हावी हो सकते थे वे कम से कम अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। 2 लोगों, ये जिवेन का आगमन, जो ट्रांसेंडेंस दायरे के 9वें स्तर पर था, ये कियान की तुलना में अधिक आकर्षक था। आखिरकार इन अर्धचरणीय दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों के बीच ट्रांसेंडेंस क्षेत्र का एक योद्धा अभी भी बहुत आकर्षक था। टस्क, यह ग्रह तारों भरे आकाश में छिपा हुआ है। अगर यह बाई शियाशिंग के नक्शे के लिए नहीं होता तो मुझे डर है कि हम इस जगह को खोजने में सक्षम नहीं होंगे। हाँ, यहाँ सुनसान है। यह जंगल में प्रवेश करने जैसा है। कल्पना करना वाकई मुश्किल है। यद्यपि यह जगह जंगल की तरह है, लेकिन यहाँ कई अच्छी चीजें भी हैं जो प्राचीन समय में बहुत कम देखने को मिलती हैं। जंगल का मतलब था कि वहाँ कोई लोग नहीं थे, लेकिन साथ ही इसका मतलब यह भी था कि वहाँ कई ऐसे खजाने थे जिनकी खोज नहीं की गई थी। कैंपसाइट में कई विशेषज्ञ एक साथ बात कर रहे थे। हालांकि वे भी छोटे शिविरों में विभाजित थे। वे अलग अलग ताकतों से आए थे, इसलिए यहाँ स्पष्ट विभाजन था। प्राचीन काल से बहुत दूर इस सुदूर ग्रह पर उन्हें विरोधी भी माना जा सकता था। वहीं बदला लेने का भी यह अच्छा मौका था। पवन राजा ग्रह को एक कसाईखाना बनना तय था। इनमें से कोई भी व्यक्ति प्रमुख बलों का खजाना था। वे जीनियस थे जिन्हें उनके सभी प्रयासों से पोषित किया गया था, लेकिन यहाँ घास के समान थे। हालांकि बाई शियाशिंग ने कहा कि वह हिडन ड्रैगन सूची पर रैंकिंग को पुनर्व्यवस्थित करना चाहते थे। सूची में बहुत से लोग नहीं हैं। यह केवल 1/3 के बारे में है। फिर भी यह पहले से ही एक दुर्लभ घटना है। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा कहा जाता है कि हिडन ड्रैगन लिस्ट लीडर अद्वितीय है। वह एक ही बार में सोरिंग ड्रैगन लिस्ट में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा है। वह अब अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए सभी प्रमुख ताकतों को चुनौती दे रहा है। मुझे डर है कि हिडन ड्रैगन लिस्ट का शीर्षक उनकी नज़र में कुछ भी नहीं है। कुछ लोग लगातार प्राप्त सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे थे। इसमें वास्तव में हिडन ड्रैगन लिस्ट लीडर की अद्वितीय तकनीक शामिल थी। ये जिवेन और ये कियान भीड़ में छिपे हुए थे। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि फावुशुंग एक ही बार में बढ़ते ड्रैगन सूची में प्रवेश करने की योजना बना रहे थे। किसी को यह जानना होगा कि सोरिंग ड्रैगन लिस्ट हिडन ड्रैगन लिस्ट से बिल्कुल अलग थी। यह मजबूत काश्तकारों की नई पीढ़ी की सूची थी। जो लोग इसे बनाने में सक्षम थे वे सभी कम से कम 500 साल पुराने थे, जो कि फावुशुंग द्वारा खेती करने में खर्च किए गए समय की तुलना में मूल रूप से कई गुना अधिक था। यहाँ तक अगर फावुशुंग केवल हिडन ड्रैगन सूची में सबसे नीचे आ पाता तो यह काफी चौंकाने वाला होगा। इसके बारे में इस तरह सोचने पर अपने साथियों की तुलना में फावुशुंग सिर्फ एक कदम आगे नहीं थे। वैसे भी इस बार आए लोगों में अभी भी कुछ मजबूत लोग हैं। उदाहरण के लिए महासागर सम्राट इस बार आए। हालांकि मैंने सुना है कि वह देर से नहीं आए, वह यहाँ बाई शियाशिंग के लिए परेशानी खड़ी करने आया है। उन्होंने पहले ही कहा कि वह युवा पीढ़ी के नेता हैं। बाई शियाशिंग ने वास्तव में फावुशुंग और ये वुडी को अपने ऊपर रखा था। वह स्पष्ट रूप से यहाँ बाई शियाशिंग के लिए परेशानी खड़ी करने आया है। यह नहीं हो सकता। हालांकि बाई शियाशिंग ने केवल कुछ सुराग दिखाए हैं, यह स्पष्ट रूप से एक सामान्य बल नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति उन्हें चुनौती देने का साहस कैसे कर सकता है? यह महासागर सम्राट वास्तव में अत्याचारी है।
महासागर सम्राट के अलावा शीर्ष 10 में 3 लोग भी हैं, रहस्यमयी लिया और छठे ताओवादी पुजारी किंग जू भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे सभी विंड किंग ग्रह पर प्रकट हुए हैं। किंग जू, इस नाम ने ये जिविन को ट्रू फोर्स डोमेन में ताओवादी पुजारी किंग जू की याद दिला दी। लेकिन क्या वह यहाँ दिखाई देंगे? ताओवादी इस दुनिया में केवल किंवदंतियों तक ही सीमित थे। यह एक ऐसी दुनिया थी जहाँ योद्धाओं ने दुनिया पर राज किया। किंग जू की उत्पत्ति काफी रहस्यमयी थी। कोई नहीं जानता था कि उसकी किस तरह की पृष्ठभूमि है। यदि यह किंग जू वही किंग जू होता तो यह अविश्वसनीय होता। तो जिवेन का दिल अचानक उसके गले में आ गया। इस बार जितने हीरो आए उनमें ये 3 लोग भी नेता हैं। इसी समय आसमान से तेज आवाज आई। लोगों के 2 समूह लगभग एक के बाद एक शिविर में दाखिल हुए। तो जिवेन लोगों के पहले समूह से बहुत परिचित थे। वे कोई और नहीं ये लानशान, यिन ताइपिंग, वू पेंगजू, हो यी और ये जियान थे। हालांकि वे सभी इस समय खेदजनक स्थिति में थे। उनके रंग असाधारण रूप से बदसूरत थे। उनमें से ये जियान गंभीर रूप से घायल हो गया था। हो यी ने उसे नीचे गिराने में मदद की। उनके पीछे 6 लोगों का एक समूह था। इनमें 4 पुरुष और 2 महिलाएं थीं। नेता गरिमा में और दबंग था। इस समय वह ये लानशान और अन्य लोगों को थोड़ी उपहास की दृष्टि से देख रहा था। ये क्लान लंबे समय से गिरावट में है। आप में से कुछ छोटे बिल्ली के बच्चे के साथ आप वास्तव में इस बार छिपे हुए ड्रैगन सूची के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक कबीले का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। टस्क टस्क, क्या मजाक है? प्रमुख व्यक्ति ने ताना मारा। वैंग जुआन्यू, बहुत घमंडी मत बनो। अगर यह तुम्हारा बेशर्म चुपके से हमला नहीं होता तो हम असफल नहीं होते। तू लानशान गुस्से में चिल्लाए बिना नहीं रह सका। इस समय दूसरों को भी वही घृणा महसूस हुई। हालांकि हो यी, वू पेंगजू और अन्य ये कबीले के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनके कबीले लंबे समय से ये कबीले के साथ बंधे हुए थे। वे महिमा और अपमान के लिए एक साथ बंधे थे। इसके अलावा उनके शरीर में कमोबेश ये कबीले का खून था। यह सिर्फ इतना था कि उनके उपनाम अलग अलग थे, लेकिन वे अनिवार्य रूप से कुल के लोग थे। टीएस, क्या आपको वास्तव में लगता है कि हमें आपको हराने के लिए एक चुपके हमले पर भरोसा करने की आवश्यकता है? वास्तव में बहुत भोला है, वांग जुआन्यू ने उपहास किया। आपका ये क्लान पहले ही कई वर्षों से गिर चुका है और आपको एक अच्छा जीनियस नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर हमारा वैंग कबीला हर बीतते दिन के साथ फल फूल रहा है। हमारे पास वांग जेन्यू भी हैं, जो हिडन ड्रैगन लिस्ट में 20वें स्थान पर हैं, जो पहले ही हेवन टियर में कदम रख चुके हैं। आप जैसे कचरे के साथ आप आमने सामने की लड़ाई में हमारे लिए मैच नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। इस समय 2 समूहों के लोगों को एक दूसरे से भिड़ते देख हर कोई एक अच्छा शो देखना चाहता था। इन सभी लोगों की पृष्ठभूमि शक्तिशाली थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से ये कबीले और वांग कबीले के बीच की दुश्मनी के बारे में जानते थे। दोनों गुटों के बीच मनमुटाव कब शुरू हुआ किसी को पता नहीं चला, लेकिन यह अब तक जारी था। मूल रूप से 2 कुलों को समान रूप से मिलान माना जा सकता था, लेकिन बाद में वांग कबीले ने धीरे धीरे ये कबीले को पार कर लिया। उनके पास अनगिनत विशेषज्ञ और प्रतिभाएं थीं, जो धीरे धीरे ये कबीले की प्रसिद्धि को दबा रहे थे। परिणामस्वरूप दोनों कुलों के बीच युद्ध और भी तीव्र हो गया। तथाकथित संतुलन तभी प्रकट होगा जब दोनों पक्ष समान रूप से मेल खाते हों। एक बड़े अंतर से ये कबीले को पार करने के बाद वांग कबीले ने रॉयल कोर्ट में पदों के लिए लड़ने से लेकर विभिन्न पैराडाइस और गुप्त स्थानों के लिए लड़ने तक सभी पहलुओं में जानबूझकर ये कबीले के रहने की जगह को दबाना शुरू कर दिया। 2 कुलों के बीच प्रतियोगिता व्यवहारिक रूप से सर्वव्यापी थी। अब यहाँ तक पवन राजा ग्रह भी कोई अपवाद नहीं था। इसके अलावा लोगों के ये 2 समूह निस्संदेह वांग कबीले की युवा पीढ़ी के शीर्ष विशेषज्ञ थे। बहुत से लोग एक अच्छा शो देखना चाहते थे। हरामी, तुलानशान तुरंत क्रोधित हो गया। उसके दांत इतनी जोर से पीस रहे थे कि वे लगभग टूट गए। भाई वांग, क्या यह ये वंश है जो अनगिनत वर्षों से आपके वांग कबीले के साथ लड़ रहा है? टीएस, ऐसा लगता है कि वे बस इतने ही हैं। इस समय वांग कबीले के रैंकों के भीतर एक मोटा, बड़े कान वाला आदमी, जो कुछ हद तक भाग्यशाली लग रहा था, ने मुस्कराते हुए कहा। उसने शानदार कपड़े पहने हुए थे, लेकिन वह मुकुट पहने बंदर की तरह लग रहा था। यह काफी हास्यप्रद था। जूलियान, तुम जंगली सुअर राक्षस हो, तुम्हें हमारे ये कबीले के बारे में बात करने का क्या अधिकार है? इस समय ये जियान ने घृणा से कहा। उसका समुद्री नीला लबादा खून से सना हुआ था और मोटे आदमी को देखते ही उसकी आंखों में थोड़ी नाराजगी थी। संभवतः इसी शख्स ने उसे घायल किया था। तुम मौत को दावत दे रहे हो। मोटे आदमी की अभिव्यक्ति तुरंत गहरा गई। वह अपने जीवन में जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत करता था वह थी जब लोग उसके जन्म का जिक्र करते थे। इस समय ये जियान ने एक ही वाक्य में अपने जन्म की ओर इशारा किया था और वह तुरंत क्रोधित हो गया था। इस समय आसपास के कई लोगों की निगाहें अचानक बदल गईं। यह वास्तव में राक्षस जाति का विशेषज्ञ था। हालांकि किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि मानव जाति के स्तंभ,
वान कबीले के वंशज वास्तव में इस समय दानव जाति के एक नायक के साथ व्यवहार करेंगे। यह मूल रूप से कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन दो जातियों के बीच संघर्ष अपरिहार्य था। यदि कोई वास्तव में इस बिंदु पर कायम है और इसे जाने देने से इनकार करता है, तो यह एक गंभीर अपराध हो सकता है। यह मामला बड़ा या छोटा हो सकता है। हालांकि उपस्थित लोग सामान्य लोग नहीं थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे समस्या को सही तौर पर नहीं देखेंगे। उसका शरीर एक पल में हिल गया और एक ही पल में वह तुरंत ये जियान के सामने झपट पड़ा। उसका फिगर बिजली की तरह तेज था और उसके मोटे फिगर के साथ ओवरलैप करना पूरी तरह से असंभव था। ये जियान गंभीर रूप से घायल हो गया था और प्रतिक्रिया नहीं दे सका, लेकिन उसके बगल में मौजूद हो यी ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उसने तुरंत अपनी हथेली से थप्पड़ मारा, जो एक ज्वलंत अजगर में तब्दील हो गया, जो मोटे आदमी की हथेली की ओर थप्पड़ मार रहा था। बूम! आग की लपटें और तार की शक्ति उड़ गई, स्वर्ग के प्रतिशोध के आधे से अधिक जल गए। हो यी ने इस आदमी की ताकत देखी थी, इसलिए उसने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत ज्वलंत अजगर की आदिम आत्मा को बुलाया और सीधे उसके साथ मारपीट की। थम थम थम! हो यी की आकृति लगातार कुछ कदम पीछे हट गई, सीधे जमीन पर कठोर पत्थरों को कुचल दिया। उसके चेहरे पर खून का सैलाब उमड़ रहा था। पिछले आदान प्रदान में उन्हें स्पष्ट रूप से कुछ मामूली चोटें आई थीं। यह झू लियांग उससे कहीं अधिक अत्याचारी था। उन्होंने सिर्फ एक दूसरे पर वार किए थे, लेकिन उसे पहले ही एक छोटा सा नुकसान हो चुका था। आप केवल इतने ही हैं, फिर भी आप मेरे सामने इतने अभिमानी होने का साहस करते हैं। झू लियांग ने व्यंग्य किया और कहा। उसने ये कबीले के प्रमुख को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। यदि आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, तो एक आज्ञाकारी कछुआ बने। आपको क्या लगता है कि यह कहाँ है? यह पवन राजा ग्रह है। भले ही आप सभी मर जाएं, तो क्या? यदि आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, तो बस काया बने। आपको क्या लगता है यह कहाँ है? यह विंड किंग प्लैनेट है। भले ही तुम सब मर जाओ, तो क्या? उद्धरण चिन्ह। वांग जुआन्यू के शब्दों ने ये कबीले के सभी लोगों को गुस्से में दांत भींचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। इन पिछले कुछ वर्षों में वांग कबीला ये कबीले से अधिक मजबूत था। इससे वे कमोबेश बता सकते थे। यह सही है भाई झू, आपकी साधना में फिर से सुधार हुआ है। मुझे डर है कि आप स्वर्ग के दायरे से केवल एक कदम दूर हैं। इन पिछले कुछ वर्षों में ये कबीला स्थिर रहा है, जैसे कुएं में मेढक आकाश की ओर देख रहा हो। क्या आपको अभी भी लगता है कि ये कबीला अतीत में मजबूत था? रॉयल कोर्ट में ये कबीला लंबे समय से गिर गया है और वास्तविक शक्ति वाले कई विभाग वान कबीले द्वारा ले लिए गए हैं। उद्धरण चिन्ह। यह सही है। ये कबीले के इन लोगों के पास क्या है? हमारे वैन कबीले में इस तरह की खेती केवल दूसरी श्रेणी की है, लेकिन वे हिडन ड्रैगन रोल में जगह के लिए लड़ने के लिए ये कबीले का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ये कबीला वास्तव में इन पिछले कुछ वर्षों में गिर गया है। उद्धरण चिन्ह। इस समय वान कबीले के सभी लोग सहमत थे। अभिमानी, ये लानशान ने दांत पीस कर कहा और उसकी खूबसूरत आंखों से भयंकरता का संकेत चमक उठा। यह लड़की बुरी नहीं है। टीएस, मेरे पास वर्षों से लड़कियों का उचित हिस्सा रहा है, लेकिन यह लड़की वास्तव में बुरी नहीं है। टीएस, मैं उसे वापस ले लूंगा और कुछ और बच्चों को जन्म दूंगा। मुझे। झू लियांग ने अपनी आंखों में वासना के संकेत के साथ ये लानशान को देखा। ये लानशान शर्मिंदा और गुस्से में थी और उसका चेहरा लाल था। इस समय वह केवल इस लानत सुअर के सिर को मांस के पेस्ट में काटना चाहती थी। भाई झू सुंदर है और जानवरों के बीच एक दुर्लभ अभिजात वर्ग है। इस बार जब बाई शियाशिंग ने हिडन ड्रैगन रोल को नया स्वरूप दिया, तो निश्चित रूप से उसके लिए एक जगह होगी। ये लानशान, यदि आप उसका अनुसरण करते हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा। वांग जुआन्यू ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। इच्छाधारी सोच। भले ही मैं भूत बन जाऊं, मैं इस सुअर दानव से शादी नहीं करूंगी। तू लानशान चिल्लाया। इस समय आपके लिए कोई जगह नहीं है। मुझे मूल रूप से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन चूंकि आप इतने अनिच्छुक हैं, मैं आपका शरीर ले लूंगा। टीएस। झू लियांग की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। ये लानशान उसे एक सुअर दानव कहता रहा, जिससे वह पूरी तरह से प्रभावित हो गया। जैसा कि उन्होंने कहा, उनकी साधना और प्रतिभा के साथ अनगिनत खूबसूरत राक्षसियां जो उनके साथ जुड़ना चाहती थीं, लेकिन उनके पास मौका नहीं था। यद्यपि वे सुंदर थे, उनकी साधना कम थी और उनके साथ कुछ बार खेलने के बाद उनकी रुचि समाप्त हो गई। वे ये लानशान से तुलना कैसे कर सकते हैं? हालांकि ये लानशान की खेती उसके स्तर से कम थी, फिर भी वह पुरुषों के बीच एक हीरो थी। हे, मुझे सख्त मिजाज वाले लोग पसंद हैं। अगर आप में गुस्सा नहीं है, तो मैं, दादाजी झू, वास्तव में दुखी होंगे। इस समय झू लियांग ने एक भद्दी मुस्कान के साथ कहा, भाई वांग, जब मैं इस लड़की को छीन लूंगा, तो क्या ये वंश मुझे मारने के लिए लोगों को दानव भूमि पर भेजेगा? हा, यह दिलचस्प होगा। जब समय आता है, तो भाई झू उन्हें निगल सकता है। उन अभिजात वर्ग का मांस और रक्त भी महान पूरक हैं।
हो सकता है कि भाई जू एक ही बार में स्वर्ग के दायरे में कदम रख सकें। वांग जुआन्यू ने जोर से हंसी के साथ कहा, लेकिन उनके लहजे में सामग्री ने लोगों के हाथ और पैर ठंडे कर दिए। विशेष रूप से वू पेंगजू और अन्य लोगों के चेहरे हरे हो गए। यह वांग जुआन्यू के शब्द वास्तव में उन्हें उसकी आंखों में नहीं डालते थे। यह स्पष्ट रूप से उनके साथ सुअर और कुत्तों जैसा व्यवहार कर रहा था, जैसे कि उनके जीवन और मृत्यु पर उनका पूर्ण नियंत्रण था। ये कबीले के सम्मानित अभिजात वर्ग थे, मानव गुप्त क्षेत्र के शीर्ष 10 विशेषज्ञ थे और शीर्ष विशेषज्ञ थे जिनके पास भविष्य में स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर था। इसलिए वे इस बार एक साथ आए क्योंकि वे गुप्त रूप से बाई शियाशिंग की रैंकिंग से असंतुष्ट थे। यह असंतोष नहीं था कि ये जुकोंग और ये कियान सूची में हो सकते थे, लेकिन असंतोष यह था कि वे सूची में नहीं हो सकते थे। हालांकि वे ये जुकोंग और ये कियान जितने अच्छे नहीं थे, लेकिन वे निश्चित रूप से दुनिया में प्रथम श्रेणी के व्यक्ति थे। युवा पीढ़ी में भी स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने की क्षमता थी, तो वे सूची में क्यों नहीं हो सके। विंड किंग प्लैनेट में आए अन्य लोगों ने ज्यादातर ऐसा ही सोचा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जब वे एक भयंकर जानवर का शिकार कर रहे थे तो उन पर वांग कबीले ने अचानक हमला कर दिया। न केवल उनका शिकार उड़ गया, ये जियान भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। अब यह सुअर दानव वास्तव में ये लानशान को उनके सामने ले जाना चाहता था। ये मुंह पर तमाचा नहीं तो और क्या था। यह वाकई असहनीय था। चूंकि तुम ये कबीले के विशेषज्ञों को इतना नीचे देखते हो तो ऊपर आओ और लड़ो। इस समय वुपेंग जू ने एक कदम आगे बढ़ाया और वान कबीले के लोगों को सीधे देखते हुए कहा, अभी अभी सुअर दानव ने अपनी चाल चल दी थी और उसकी ताकत वास्तव में सबसे ऊपर थी। इसलिए इस समय उसने केवल शेष लोगों को ही निशाना बनाया। वान कबीले के लोग भी जानते थे कि वह क्या सोच रहा था। इस समय वे बस हंसे और फिर एक आकृति उछली। तो मुझे अपनी ताकत का परीक्षण करने दो। यह एक अधेड़ उम्र का आदमी था, शानदार कपड़े पहने हुए था और असाधारण व्यवहार रखता था। वैंग फैंग ने वास्तव में खुद एक चाल चली थी, तो इस व्यक्ति के लिए शायद यह आसान नहीं होगा। टीएस, क्या वह वास्तव में सोचता है कि वान कबीले ये कबीले की तरह है? यह सही है, हम में से कोई भी उनसे कहीं ज्यादा मजबूत है। वुपेंग जू ने इस वांग फैंग को देखा और उसे बिल्कुल भी कम नहीं आंका। उसने मोर्चा संभाला और एक विशाल तलवार को पकड़ते हुए शून्य में हथियाने की गति बनाई। उसके पूरे शरीर से आध्यात्मिक युवान निकल रहा था और 7 रंगों का प्रकाश चमक रहा था, एक लंबे और मजबूत देवता की तरह, एक प्रकार की आभा के साथ जो स्वर्ग और पृथ्वी को निगल सकता था। यह बिना कारण नहीं था कि वह लंबे समय तक मानव गुप्त दायरे में छठे स्थान पर काबिज रहने में सक्षम था। ऐसा लगता था कि उसका शरीर एक भगवान की तरह पूरी दुनिया में विलीन हो गया है। उनके हाथ में विशाल तलवार अत्यंत तेज थी और इससे अंतहीन तलवार क्यूई निकल रही थी। इसने शून्य को फाड़ दिया और एक पल में यह वांग फैंग को मारने के लिए दौड़ा। इस वांग फैंग ने उपहास किया और कहा, तलवारबाजी सिर्फ एक छोटा सा रास्ता है। इस समय आध्यात्मिक युवान की एक अंतहीन मात्रा अचानक उसके शरीर से फूट पड़ी और अचानक एक टिमटिमाती हुई रोशनी की तरह वह सहज गति से वुपेंग जू की ओर दौड़ पड़ा। उसने धीरे से अपना हाथ हिलाया और आसपास की स्पिरिट क्यूई ने वुपेंग जू को घेरना शुरू कर दिया। वह मिट्टी की तरह था, गहरा और गहरा धंसता जा रहा था और उसे तोड़ने का कोई उपाय नहीं था। वुपेंग जू अचंभित था और अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जाओं से घिरा हुआ था। हालांकि वह अपने हाथ में विशाल तलवार से वार करता रहा, लेकिन उसके सामने कई बाधाओं को सीधे तोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। यह लगभग ऐसा था जैसे उसका पूरा शरीर उलझा हुआ था। मेरे लिए तोड़ो। इस समय वुपेंग जू चिल्लाया और उसके हाथ में विशाल तलवार की तलवार क्यूई आसमान तक चली गई। एक पल में अंतहीन आत्मा क्यूई का सर्वनाश हो गया और स्वाभाविक रूप से अब कोई गंदा बंधन नहीं था। हालांकि यह वांग फैंग घबराया नहीं। उसके हाथ में अनंत आत्मा क्यूई एक बार फिर उसके हाथ में घनीभूत हो गई, अज्ञात फूलों में घनीभूत हो गई। ये फूल हवा के साथ तैरते थे और सीधे वुपेंग जू के सामने तैरते थे। टकराना। स्पिरिट क्यूई फूलों में से एक मौके पर फट गया और विशाल पुनरावृत्ति ने सीधे वुपेंग जू को लगातार पीछे हटने का कारण बना दिया। वुपेंग जू गाद से पकड़ा गया और वह लगभग जमीन पर गिर गया। बूम बूम बूम। क्यूई आत्मा द्वारा बनाए गए फूल तुरंत खिल गए और फिर सब कुछ फूट गया। एक पल के लिए पूरी दुनिया खामोश लग रही थी और दुनिया को बिखरते हुए फूलों के विस्फोट के बाद ही देखा जा सकता था। इसने एक विशाल ऊर्जा तूफान का गठन किया। टकराना। ऊर्जा तूफान से एक आंकड़ा सीधे नष्ट हो गया था। यह वुपेंग जू के अलावा कोई नहीं था। इस समय उसके शरीर पर कपड़े भी टुकड़े टुकड़े हो गए थे और उसका पूरा शरीर पहचानने योग्य नहीं था। हालांकि उन्हें बहुत अधिक क्षति नहीं हुई थी, उनके शरीर के अनगिनत छिद्रों से खून बह रहा था और पीछे हटने की लहरों ने उन्हें हिला दिया था। हा, जुगनू की रोशनी चमकते चांद के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करती है। क्या मजाक है। वांग फैंग जोर से हंसा।
उसके पीछे वान परिवार के लोग मदद नहीं कर सके लेकिन जोर से हंसे और दूसरी ओर ये परिवार के लोग गुस्से में थे। उम्मीद के मुताबिक ये परिवार के पास कोई नहीं बचा है। इस स्तर की ताकत के साथ आप पहले से ही शीर्ष पर आ सकते हैं। मैंने आपके ये फैमिली के ह्यूमन सीक्रेट रियल्म की रैंकिंग के बारे में सुना है और मुझे लगता है कि आपको शीर्ष 10 में रैंक करने में सक्षम होना चाहिए। इस स्तर की ताकत के साथ मुझे लगता है कि ये परिवार जल्द या बाद में शक्तिशाली परिवारों की सूची से हटा दिया जाएगा, वान फेंग ने हंसते हुए कहा। इस समय जूलियांग ने ये लानशान को देखा और उसकी लार लगभग टपक गई। पहले तो यह केवल क्रोध के कारण था, लेकिन अब जितना अधिक उसने उसे देखा वह उतनी ही आकर्षक हो गई। हालांकि उन साधारण राक्षसों के पास उत्कृष्ट रूप थे, फिर भी वे एक महिला योद्धा के आकर्षण की तुलना कैसे कर सकते थे। इस समय वांग जुआन्यू ने कहा, इसके बारे में कैसे? मैं देख रहा हूं कि आपके पास कुछ योग्यताएं हैं। आप ये परिवार छोड़ सकते हैं और वांग परिवार में शामिल हो सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि संसाधन और स्थितियां ये परिवार की तुलना में बेहतर हैं और आप वांग परिवार की आज्ञाकारिता से सेवा करेंगे। आपको क्या लगता है? आपके सपनों में? ये जियान ने अपनी श्वास को समायोजित किया और कहा, जब हम रहते हैं तो हम ये परिवार के सदस्य होते हैं और जब हम मरते हैं तो ये परिवार के भूत होते हैं। आप चाहते हैं कि हम आपको धोखा दें? सपना देखते रहो। ये लोग उन कुलीनों में से थे जिन्हें ये कबीले ने सावधानी से चुना था। उनमें से हर एक ने बड़ी मात्रा में संसाधनों का उपभोग किया था। उन्हें तैयार करने से पहले ये कबीले ने स्वाभाविक रूप से उनका चयन कर लिया था। जो विद्रोही थे उन्हें ये कबीले द्वारा तैयार नहीं किया जा सकता था। यहाँ तक अगर कुछ धूर्त लोग भी थे जो चुपके अंदर आ गए, तो यह केवल एक छोटी संख्या थी। उनमें से ज्यादातर अभी भी ये परिवार के प्रति वफादार थे। मैं देखता हूं कि आपके पास कुछ योग्यता है। आपके पास मेरे अधीनस्थ होने की योग्यता है। केवल एक टोस्ट पीने के लिए टोस्ट को मना न करें, अन्यथा मुझे मारने के लिए मुझे दोष न दें, वांग जुआन्यू ने एक ठंडी खर्राटे के साथ कहा। उसकी दृष्टि में ये लोग गाय बैल और घोड़ों के समान प्रतीत होते थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जो तुम्हारे लिए ये परिवार के लोगों को मवेशियों और घोड़ों की तरह काम करने की हिम्मत करता है? इस समय भीड़ में से एक छायाचित्र उभरा। यह व्यक्ति एक तेज तलवार की तरह था जो बिना म्यान, तेज और बेजोड़ थी। ये जुकोंग। इस व्यक्ति को आते देख ये लानशान और अन्य लोगों ने तुरंत अपने चेहरे पर कुछ खुशी दिखाई। मूल रूप से उन्होंने वान परिवार के साथ मौत से लड़ने की योजना बनाई। यहाँ तक अगर वे मर भी जाते तो वे उन्हें आसानी से नहीं होने देते। इसके अलावा हालांकि उनके बीच शक्ति का अंतर था, यह इतना बड़ा नहीं था। जीतने की संभावना हमेशा बनी रहती थी। कम से कम उन्हें कुछ विश्वास था कि वे सकुशल बच सकते थे। लेकिन अब जब ये जुकोन प्रकट हो गया था, यह पूरी तरह से अलग था। वे ये जुकोन की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थे। ये जिवेन और ये कियान की अनुपस्थिति में ये जुकोन की ताकत सबसे मजबूत कही जा सकती है। उल्लेख नहीं है, सूची में ये जुकोन की रैंकिंग भी बहुत अधिक थी। हालांकि वह केवल 98वें स्थान पर था। यह पहले से ही कई विशेषज्ञों के लिए बेहद शक्तिशाली था जो इसे स्थानापन्न सूची में भी नहीं ला सके। तुम ये शुकोंग हो? इस समय वांग जुआन्यू के चेहरे पर एहसास का आभास हुआ। उसने ये शुकोंग का नाम पहले भी सुना था। परमेश्वर के पुत्र की उपाधि बहुत से लोगों के लिए अपरिचित नहीं होनी चाहिए। ये शुकोंग ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उन्होंने केवल वांग फैंग को देखा और कहा, आपने अभी कहा कि तलवारबाजी एक मामूली रास्ता है। हाँ तो क्या? वांग फैंग ने ये जुकोंग पर नजर डाली और कहा। जाहिर है उसने ये जुकोंग को अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं डाला। हालांकि वह जानता था कि ये जुकोंग 98वें स्थान पर था, उसने इसे दिल पर नहीं लिया। उनकी राय में ये जुकोंग को इतना ऊंचा स्थान इसलिए दिया जा सकता था क्योंकि वह परमेश्वर का बच्चा था। लेकिन क्या हुआ यदि वह परमेश्वर का पुत्र था? वह अभी तक बड़ा नहीं हुआ था, तो क्या हुआ? वे सभी यहाँ नहीं थे, लेकिन उनमें से कम आधे रैंकिंग से असंतुष्ट थे और इसे बदलना चाहते थे। अगर ऐसा है तो क्या आप मेरी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत करते हैं? इस समय ये जुकोंग ने उपहास किया और कहा, अगर मैं आपको 3 चालों में नहीं हरा सकता तो यह मेरा नुकसान है। अभिमानी। वांग फैंग ने तुरंत अपने दांत पीस लिए और डांटा। वह वांग परिवार के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वे ये जुकोंग की 3 चालों का भी सामना कैसे नहीं कर सकते थे? ये जुकोंग की हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह नीचे देखने की? यह बस एक बड़ा अपमान था। मुझे लगता है कि तुम सच में मौत को दावत दे रहे हो। वांग फैंग को तुरंत गुस्सा आ गया। उसके नियंत्रण में अनगिनत स्पिरिट क्यूई ये जुकोंग की ओर बह गए। ये शुकोंग बिल्कुल नहीं हिला। उसने बस एक कदम आगे बढ़ाया। उसके सामने यह ऐसा था जैसे अनगिनत तेज तलवारें उसके लिए रास्ता खोल रही हों, सीधे आध्यात्मिक ऊर्जा को काट रही हों। जिस कदम ने वो पेंगजू को अभी थोड़ा असहाय महसूस कराया था, उसे ये जुकोंग ने तुरंत दबा दिया था। इस समय वांग फैंग के चेहरे पर अंत में कुछ गंभीर भाव थे, लेकिन वह अभी भी ये जुकोंग के अभिमानी शब्दों के बारे में सोच रहा था।
इस समय अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जा घनीभूत होने लगी, जो उसके हाथ में एक लंबे कोड़े में संघनित थी। जैसे ही लंबा चाबुक बाहर निकला, एक अजगर और एक बाघ की एक बेहोश दहाड़ थी। यह ऐसा था जैसे एक लंबा अजगर तुरंत ये जुकोन की ओर झपटा हो। ये जुकोन ने केवल उपहास किया। उसके हाथ में लंबी तलवार आखिरकार चल पड़ी। अपने हाथ की वृद्धि के साथ एक चौंकाने वाली तलवार की रोशनी सीधे बाहर निकल गई, आकाश में अंतहीन तलवार की रोशनी को चीरते हुए तुरंत लंबे कोड़े को नष्ट कर दिया। इसके तुरंत बाद तलवार की रोशनी एक नदी में संघनित हो गई और वांग फैंग की ओर बढ़ गई। वांग फैंग को उम्मीद नहीं थी कि उनका हमला एक पल में रुक जाएगा। उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था और वह केवल लगातार पीछे हट सकता था। हालांकि ये जुकोन की तलवार की रोशनी को इतनी आसानी से कैसे तोड़ा जा सकता है? एक ही पल में इसने उसे पहले ही घेर लिया था। अनगिनत तलवारों के इरादों ने उसे ढांक लिया था। जैसे ही तलवारों की नदी वांग फैंग पर उतरने वाली थी, वांग जुआन्यू, जो बगल से देख रहे थे, ने आखिरकार एक चाल चली। उसका हाथ हवा के माध्यम से फटा और सीधे तलवारों की नदी में समा गया। बूम! तलवारों की नदी और विशाल हाथ हवा में जमकर टकराए। अनंत प्रकाश सीधे सभी दिशाओं में बह गया। वांग फैंग मौत से बच गए। इस समय वह मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा डरा हुआ महसूस कर रहा था। हालांकि जब उसने ये जुकोन को देखा तो उसकी आंखों में बहुत नाराजगी थी। वह पहले कभी इतना अपमानित नहीं हुआ था, और यह ये वंश के हाथों में था जिसे उसने कभी नहीं देखा था। क्या तलवारबाजी एक छोटा रास्ता है? आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? इस तरह की टिप्पणी करने के लिए आपके पास क्या योग्यता है? तुम सुअरों और कुत्तों की तरह सिर्फ कचरा हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महान पथ के बारे में बकवास करने की? ये जुकोन को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि उसे एक महत्वपूर्ण क्षण में रोका गया था। उसकी राय में यह सिर्फ कचरे का ढेर था। जब वह किसी को एक चाल से मार सकता था तो उसमें क्या ध्यान देना था? क्या तुम भी कुछ सलाह चाहते हो? ये जुकोन ने वैंग जुआन्यू की ओर ठंडी नज़र से देखा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये कबीले में तुम्हारे जैसा कोई होगा। ईश्वर का पुत्र वास्तव में असाधारण है। यहाँ तक वान कबीले में भी तुम्हें एक उत्कृष्ट व्यक्ति माना जाता है, जो मेरे बराबर होने के लिए पर्याप्त है। यह कैसा रहेगा वान कबीले के लिए काम करने के बारे में सोचो। वांग जुआन्यू ने मुस्कराते हुए कहा, वान कबीले के लिए काम कर रहे हो? तुम अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हो। वान कबीले मेरे लिए काम करने के योग्य नहीं है, तुम्हारे बराबर रहने की तो बात ही छोड़ो। ये शुकोन ने ऐसे उपहास किया जैसे उसने सबसे हास्यास्पद बात सुनी हो। आपकी साधना का समय मेरे से कई गुना अधिक है। शायद आपको लगता है कि आप पहले से ही एक युवा प्रतिभा हैं और आत्मसंतुष्ट हैं। मेरी राय में आप कब्र में सिर्फ एक कंकाल हैं। अगले 10 वर्षों में आपका सिर काटना होगा पाई जितना आसान। क्या आपको लगता है कि आप मेरे बराबर होने के योग्य हैं? यह सही है, यह सही है। आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? परमेश्वर के पुत्र के बराबर होने के लिए आपके पास क्या योग्यताएं हैं? आप केवल सुअरों और कुत्तों के बराबर होने के योग्य हैं। यह देखते हुए कि ये जुकोन ने एक तलवार के वार से अहंकारी वांग फैंग को हरा दिया था, ये कबीले के नेता का मनोबल तुरंत बढ़ गया था और वह बेहद उत्साहित था। वह लंबे समय से वांग कबीले के इन लोगों से नफरत करता था। यह सुनकर पहले से आरक्षित वांग जुआन्यू का चेहरा तुरंत उग्र हो गया, जैसे कि उसकी मां की मृत्यु हो गई हो। हालांकि ये शुकोन के शब्द उसकी एड़ी में चाकू भोंकने की तरह थे। हर शब्द तीखा था, लेकिन हर शब्द सही था। यह बात जितनी अधिक थी, वह उतना ही अधिक क्रोधित होता गया। भाड़ में जाओ! इस समय वांग फैंग अचानक पागल हो गया और ये जुकोन पर टूट पड़ा। आध्यात्मिक क्यूई की अनगिनत धाराएं 18 प्रकार के हथियारों में संघनित हो गईं और ये जुकोन पर गिर गईं। ये जुकोन ने उनकी ओर देखा भी नहीं और उसके शरीर से एक तलवार की आभा फूट पड़ी। हुश! तलवार की रोशनी की एक किरण ने आकाश में छेद किया और आध्यात्मिक क्यूई द्वारा गठित 18 प्रकार की मार्शल आर्ट को तोड़ दिया। तलवार फिर वांग फैंग के गले में लगी। पफट! खून का एक फूल बिखरा। वांग फैंग की आंखें पूरी तरह से खुली हुई थीं और उनका शरीर किनारे की ओर सरक गया। वे हमेशा के लिए पछतावे के साथ मर रहे थे। धिक्कार है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? वांग जुआन्यू को तुरंत गुस्सा आ गया। वांग कबीले के लिए वांग फैंग जैसे विशेषज्ञ को प्रशिक्षित करना आसान नहीं था। उनमें से कोई भी अभिजात वर्ग के बीच एक अभिजात वर्ग था। अब जबकि ये शुकोंग ने उसे मार डाला था, वह तुरंत क्रोधित हो गया था। तो क्या हुआ अगर मैंने उसे मार डाला? तू जुकोंग ने उदासीनता से पूछा, जैसे कि वह एक चींटी का सामना कर रहा हो। तो क्या हुआ अगर वह मर गया? इससे क्या फर्क पड़ा? अगर ऐसा है तो मुझे दोष न दें। अगर आप एक टोस्ट को मना कर देते हैं तो केवल एक फोफिट पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वांग जुआन्यू ने उपहास किया। उसकी आंखें पहले से ही उग्रता से भरी हुई थीं। तू जुकोंग ने कुछ और कहने की जहमत नहीं उठाई और सीधे हाथ उठाकर तलवार निकाल ली। पफट! एक पल में तलवार की रोशनी की एक किरण चमकी और शून्य को हिला दिया।
वांग जुआन्यू ने उपहास किया और सीधे एक मुक्का मारा। बूम! उसकी मुट्ठी ने ये जुकोंग की तलवार की रोशनी को सीधे टुकड़ों में तोड़ दिया। आपकी ताकत वास्तव में खराब नहीं है। कुछ वर्षों में आप दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन अब आपके पास कोई मौका नहीं है। ईश्वर का पुत्र, आज मैं इसका स्वाद चखूंगा कि मारना कैसा लगता है। एक भगवान! वांग जुआन्यू ने उपहास किया और एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आभा तुरंत फट गई और 10 मीटर के दायरे में उसके पैरों के नीचे की जमीन तुरंत ढह गई। ये जुकोन की अभिव्यक्ति शांत थी और वह वांग जुआन्यू के शब्दों के कारण डगमगाया नहीं। वांग जुआन्यू के शरीर पर आध्यात्मिक ईथर की लहरें उबल पड़ीं और हवा ने उनके कपड़ों को फड़फड़ाया और उनकी आस्तीनों को फड़फड़ाया। उसके शरीर के अंदर, उसके पूरे शरीर पर एक हल्का सा उग्र लाल रंग रेंगने लगा और उसका पूरा शरीर जले हुए आदमी की तरह दिखने लगा। मैंने पहले कभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है और आप पहले हैं। मेरे हाथों मरने में सक्षम होना आपके लिए सम्मान की बात है। जैसे ही वांग जुआन्यू ने बात की, उसके चारों ओर का सारा शून्य जलने लगा। उसके आसपास के अनगिनत उस्ताद चिल्लाए और पीछे हट गए। ये लपटें बहुत अत्याचारी थीं और यहाँ तक कि वे उनमें निहित भयानक तापमान को भी महसूस कर सकते थे। पहले मेरा एक मुक्का लो! वह दहाड़ा। अनगिनत लपटें उसकी मुट्ठी पर इकट्ठी हो गईं और अनगिनत लपटें आकाश में तुरंत जल उठीं, जिससे अंतहीन सदमे की लहरें बन गईं। ये जुकोन बस अपनी तलवार से फिसल गया और तलवार की रोशनी यांगिजी नदी की तरह, पीली नदी की तरह चमक उठी। बूम! एक भयानक विस्फोटक शॉक वेव बह गया। उपस्थित सभी लोग एक शीर्ष गुरु भी थे, इसलिए उन सभी ने स्पष्ट रूप से देखा कि वांग जुआन्यू ने वास्तव में ये जुकोन की लंबी तलवार को एक मुक्के से अवरुद्ध कर दिया था। हालांकि वे नहीं जानते थे कि ये जुकोन के हाथ में लोहे की तलवार किस ग्रेड की है। यह निश्चित रूप से एक जादुई हथियार था। वांग जुआन्यू वास्तव में इसे अपने नंगे हाथों से पकड़ने में सक्षम थे। उनकी शारीरिक साधना थोड़ी चौंकाने वाली थी। अरे, आपका भौतिक शरीर थोड़ा दिलचस्प है। ये जुकोन ने अपने हाथ में लंबी तलवार वापस नहीं ली, जैसे कि उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा हो। वह थोड़ा जिज्ञासु था। मैं आपको बता दूं, मैं आग के शरीर के साथ पैदा हुआ था और मेरे शरीर से हर दिन और रात में आग की लपटें उठती रहेंगी, मेरे भौतिक शरीर को तड़पाती रहेंगी। शारीरिक शक्ति के मामले में मैं किसी से नहीं डरता। वांग जुआन्यू ने उपहास किया, तो क्या हुआ यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो? यदि आपने देवताओं के रक्त को सक्रिय कर दिया है तो भी मुझे डर नहीं है। इस बात का जिक्र नहीं है कि इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है। अगर है भी तो क्या? अगर कोई भगवान मेरे रास्ते में खड़ा होता है तो मैं उसे मार डालूंगा। उद्धरण चिन्ह। एक भगवान को मार डालो! कितना अहंकारी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम में ऐसा करने की ताकत है या नहीं। ये जुकोंग तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया और उसके हाथ में लंबी तलवार अचानक निकल गई। उसका शरीर तलवार के साथ हिल गया और एक पल में उसने पहले ही वांग जुआन्यू के सामने हमला कर दिया। क्या एक अद्वितीय तलवारबाज! बगल में ये जिविन लगभग अपने हाथों से ताली बजाना और तालियां बजाना चाहती थी। 1 वर्ष से अधिक समय के बाद ये जुकोन का कौशल और अधिक गहरा हो गया था और उसकी तलवारबाजी और अधिक गहरी हो गई थी। अगर उसने 1 साल पहले ये जुकोन का सामना किया होता तो उसके लिए जीतना मुश्किल होता और वह हार जाता। तो जुकोन की योग्यता वास्तव में असाधारण थी, जो परमेश्वर का पुत्र होने के योग्य थी। वह न केवल अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के साथ पैदा हुआ था, बल्कि उसके भौतिक शरीर की योग्यता भी अद्वितीय थी। दिव्य शरीर क्या था? एक दिव्य शरीर एक भगवान का शरीर था, वास्तव में एक निर्दोष शरीर जो महान मार्ग के अस्तित्व को पूरा करता था। परमेश्वर के पुत्र ने भी देवताओं के रक्त को सक्रिय किया था और दिव्य शरीर की कुछ विशेषताओं को धारण किया था। कुछ हद तक वह एक देवता का शरीर भी था। अकेले इसी के आधार पर वह किसी से नहीं हारेगा। वांग जुआन्यू की ये जुकोन को आग से कुचलने की योजना शायद गलत थी। बूम! वांग जुआन्यू ने एक और मुक्का मारा, हवा में आग की लपटों का एक निशान खींचते हुए, जैसे ही वह तलवार की रोशनी में सामने आया। बूम 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 बूम! शॉकवेव्स अचानक एक के बाद एक खुले मैदान में फट गईं। दोनों के मुक्के और तलवार ने वास्तव में हवा में अनगिनत विस्फोटक शॉकवेव्स उड़ा दीं। इस समय लगभग हर कोई दोनों के बीच की स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था, लेकिन शॉकवेव्स की शक्ति को देखते हुए भी उनके भाव बहुत बदल गए। वे सभी सोचते थे कि वे पहले से ही युवा पीढ़ी के नेता हैं, लेकिन जब उन्होंने वास्तव में दोनों के बीच लड़ाई देखी तो वे केवल उनके बीच की खाई को महसूस कर सके। यहाँ तक अगर यह सिर्फ विस्फोट के बाद का था, अगर वे सावधान नहीं होते तो वे विस्फोट से घायल हो सकते थे। जब तक उन्होंने फिर से प्रतिक्रिया की, तब तक दोनों की आकृतियां आकाश में उछल चुकी थीं और आकाश में एक गहन युद्ध हो रहा था। दोनों प्रकाश की 2 किरणों की तरह थे जो सीधे आकाश में जा रही थीं। शिविर में दोनों पक्षों में अभी भी कुछ शंकाएं थीं, आखिरकार वहां अभी भी उनके अपने लोग थे। हालांकि शिविर छोड़ने के बाद दोनों पक्षों के पास अब कोई संदेह नहीं था और इससे भी अधिक उन्होंने लापरवाही से हमला किया। बूम बूम बूम!
दो आकस्मिक रूप से एक दूसरे पर वार किए और एक पल में 100 से अधिक चालों का आदान प्रदान किया गया, लेकिन उनके बीच अभी भी कोई स्पष्ट विजेता नहीं था। आपकी ताकत मेरे विचार से थोड़ी अधिक मजबूत है। वैंग जुआन्यू अब पहले की तरह आकस्मिक नहीं था, लेकिन गंभीरता से कहा, स्पष्ट रूप से ये जुकोन को एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में मानते हुए जिसे वह गंभीरता से ले सकता था। हालांकि दोनों केवल बंधे हुए थे, वह जानता था कि वह हार गया है। उसने कुछ वर्षों के लिए खेती की थी, जबकि ये जुकोन ने केवल कुछ वर्षों के लिए खेती की थी, और फिर भी वह उससे ड्रॉ करने में सक्षम था। यह साबित करने के लिए काफी था कि ये जुकोन बेहद प्रतिभाशाली थी। यह सिर्फ एक बात है, ये शुकोन ने हंसते हुए कहा। लेकिन यह अफसोस की बात है कि ये परिवार एक दिव्य बच्चे को खो देगा। मुझे डर है कि उनका भी दिल टूट जाएगा, वांग जुआन्यू ने उपहास के साथ कहा। कौन गिरेगा, हमें अभी भी देखना है, ये जुकोन ने उपहास किया, और एक पल में ये जुकोन ने फिर से हमला किया। तलवार की रोशनी एक लंबे अजगर की तरह थी जो शून्य को खा रही थी। एक पल में हवा और बादलों ने रंग बदल दिया और अनगिनत बादल तुरंत कुचल गए। तलवार की रोशनी हवा के खिलाफ फैल गई और सीधे वांग जुआन्यू की ओर गिर गई। ईश्वर का यह पुत्र वास्तव में शक्तिशाली है। वांग परिवार की प्रतिष्ठा इन वर्षों में बहुत अच्छी रही है और वांग जुआन्यू वांग परिवार की युवा पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ लोगों में से एक है, लेकिन वह वास्तव में इस परमेश्वर के पुत्र को नीचे गिराने में असमर्थ है। अफवाह यह है कि केवल परमेश्वर का पुत्र ही परमेश्वर के पुत्र को हरा सकता है। मूल रूप से मैंने इसे केवल एक मजाक के रूप में लिया था, अब ऐसा लगता है कि यह शायद सच है। वांग कबीले में वांग झेन्यू के अलावा शायद कोई नहीं है जो परमेश्वर के पुत्र के लिए कुछ भी कर सकता है। नीचे देखने वाले अचानक उत्तेजित हो गए। इतनी ऊंची ऊंची लड़ाई कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वे कभी भी और कहीं भी देख सकें। उनके लिए भी यह बहुत फायदेमंद था। वांग जुआन्यू जल्दी में नहीं थे, उसके कौशल गहरे थे और ये जुकोन से कहीं बेहतर थे। आखिरी चीज जिससे वह डरता था वह एक लंबी लड़ाई थी। उसकी मुट्ठी फट गई और शून्य को जला दिया, मानो उसने एक उग्रलाल बादल बना लिया हो। यह बेहद शानदार था। बूम! धरती कांप उठी और पहाड़ कांप उठे। बादल उठे और धुआं छट गया। शून्य लगातार मुड़ता गया और दरारें दिखाई देने लगीं। राजसी आभा एक दूसरे से टकराए और हवा और बादल बदल गए। आकाश में युद्ध और भी तीव्र हो गया। हे छोटी सुंदरता, अब देखते हैं कि मुझे लाओजू तुम्हें वापस लेने से कौन रोक सकता है। इस समय जूलियांग ने अचानक ये लानशान से कहा, उसके चेहरे पर एक भद्दी मुस्कान आ गई। ये कबीले के सभी लोग उसकी ओर देखते थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह जूलियांग इतना बेशर्म होगा। लानत सुअर दानव, भाड़ में जाओ। ये लानशान के हाथ ने तुरंत एक तलवार की रोशनी निकाली, जूलियांग को एक पल में लगभग मार डाला। जूलियांग ने अपना मोटा बड़ा हाथ बढ़ाया और सीधे तलवार की रोशनी को कुचल दिया। यह कोई लहर भी पैदा नहीं कर सका। इस समय जूलियांग ने अपनी भयानक ताकत का खुलासा किया। भले ही उसकी तुलना वांग जुआन्यू से की जाए, लेकिन वह कोई कमजोर नहीं था। इस बार वह बाई शियाशिंग की मुख्य हिडन ड्रैगन रैंकिंग के लिए भी लक्ष्य बना रहा था। हालांकि वह एक जंगली सुअर के रूप में पैदा हुआ था, फिर भी जहां वह अभी था वहां पहुंचने के लिए उसके पास निश्चित रूप से सौभाग्यशाली मुठभेड़ों की एक श्रृंखला थी। अगर यह उसकी अत्याचारी ताकत के लिए नहीं था, तो वांग जुआन्यू जैसा अहंकारी व्यक्ति जूलियांग के साथ कैसे दोस्ती कर सकता था। एक अच्छी दोस्ती तो दूर की बात है। छोटी सुंदरता, बस आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण करें। मैं, आपका बड़ा भाई, निश्चित रूप से आपके लिए कोमल और सुरक्षात्मक भावनाएं रखूंगा। जूलियांग ने अपना चेहरा चाटा और मुस्कराते हुए कहा, भाड़ में जाओ। ये लानशान बेहद गुस्से में थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। यद्यपि वे दोनों अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के अंतिम चरण के चरम पर थे, फिर भी उसकी ताकत और इस सुअर के सिर के बीच एक निश्चित अंतर था। यह आपके ऊपर नहीं है। जूलियांग ने उपहास किया और उसका फिगर तुरंत ये लानशान की ओर बढ़ा। उसकी गति बिजली की तरह तेज थी, जो उसके विशाल शरीर के साथ एक तीव्र विपरीत थी। इस समय हो यी, वू पेंगजू और अन्य भी कार्रवाई करना चाहते थे। वे निश्चित रूप से इस मोटे सुअर को ये लानशान को प्रभावित नहीं करने देंगे। इस समय केवल एक नाजुक चीख सुनाई दी, उसके बाद एक बर्फ सफेद तलवार का प्रकाश आकाश से टूट गया, आकाश को बर्फ और बर्फ में बदल दिया। जूलियांग की ओर क्षैतिज रूप से फिसल गया। जूलियांग की आंखों में मूल रूप से केवल ये लानशान था, लेकिन उसकी सतर्कता बहुत अधिक थी और लगभग तुरंत एक बेहद खतरनाक आभा को सीधे उसकी ओर दौड़ते हुए महसूस किया। उसने और देर करने की हिम्मत नहीं की और उसकी आकृति सीधे प्रकाश की एक धारा में बदल गई जो पीछे की ओर उड़ रही थी, और तभी वह इस तलवार की रोशनी की बमबारी से बमुश्किल बच पाया। उसके सामने हवा पहले से ही एक विशाल बर्फ की दीवार में जमी हुई थी, उसके सामने अवरुद्ध हो रही थी। उसने ऊपर देखा और बर्फ की दीवार के ऊपर एक ठंडी आकृति को खड़ा देखा, एक सुंदर चेहरा जो पाले की तरह ठंडा था, उसे ठंडी निगाहों से देख रहा था। ये कियान। इस समय ये कबीले के सभी लोगों ने सही मायने में महसूस किया जिसे रोलर कोस्टर कहा जाता था।
यह वास्तव में स्वर्ग से नर्क की ओर एक कदम उठाने जैसा था। फिर से रोलर कोस्टर पर होने का क्या मतलब था? जब उन्होंने सोचा कि वे पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, तो उन्हें पता चला कि फिर से नरक में जाने के बाद उन्हें एक बार फिर स्वर्ग में खींच लिया गया। उन्हें यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि वह आकृति वास्तव में ये कियान की थी। हालांकि ये कियान वास्तव में ये कबीले के सभी लोगों के सामने नहीं लड़ी थी, लेकिन उसकी लड़ाई के एकमात्र रिकॉर्ड के बारे में सोचते हुए यह सभी को सहज महसूस कराने के लिए पर्याप्त था। और जिस बात ने उन्हें वास्तव में अच्छा महसूस कराया वह यह थी कि एक शिवेन भी आ गई थी उनके बगल में। उन्होंने एक शिवेन की आकृति देखी। हालांकि एक शिवेन ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था, भले ही वह वहां खड़ा था। सबके लिए यह अभी भी आश्वासन की एक खुराक थी। ये जिवेन की ताकत ये कबीले में सबसे अच्छी थी, उसके साथ वहां स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि यह थोड़ा अजीब था, वह ये कियान के साथ एक साथ क्यों दिखाई देगा। इस समय वे बहुत ज्यादा पूछने के मूड में नहीं थे। जहां तक जिवेन और ये कियान के रिश्ते का सवाल है तो उन्होंने बहुत पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था, लेकिन ऐसा नहीं लगा। एक और सुंदरता, मुझे यह पसंद है, जी। इस समय जूलियान की आंखें जल उठीं। इस समय एक और बेहद खूबसूरत व्यक्ति, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कियान का ठंडा स्वभाव, ये लानशान की तुलना में एक पायदान ऊपर था। यह स्वभाव सबसे आकर्षक बिंदु था। टीएस, ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। ऐसी दो छोटी सुंदरियों का एक साथ मिलना, यह वास्तव में बहुत अच्छा है। जूलियान ने जोर से हंसते हुए कहा। बेवकूफ, इस कामुक जूलियान के सामने ये जिवेन ने ठंडेपन से ये दो शब्द उगल दिए, लेकिन उसकी आंखों में भयंकर चमक आ रही थी। तू कियान ने कुछ नहीं कहा। उसके शरीर के अंदर स्नो जेड तलवार सीधे खोल दी गई थी, और एक पल में एक विशाल आकाश के माध्यम से एक तलवार की रोशनी सीधे बर्फ और बर्फ की दुनिया को साथ ला रही थी, सीधे बर्फ की दुनिया बना रही थी, और आकाश में आग, आकाश में वांग जुआन्यू के फ्लेम डोमेन के साथ। इस समय जूलियान ने वास्तव में महसूस किया कि ये कियान से निपटना इतना आसान नहीं था जितना कि ये लानशान। इस समय उसने सीधे अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन इस समय उसने एक आश्चर्यजनक ठंडी हवा महसूस की, लगभग उसके पूरे शरीर को ठंडा कर दिया। इस समय वह जल्दी से पीछे हट गया। उसकी चाल बहुत तेज थी, साधारण लोग उसके फिगर को बिल्कुल नहीं देख सकते थे। उसने अभी अभी अपने चेहरे पर एक गर्व का भाव प्रकट किया था, लेकिन जैसे ही वह एक पल के लिए रुका, उसे बर्फ सफेद तलवार प्रकाश की उम्मीद नहीं थी। इसने उसे अपनी सांस पकड़ने का कोई समय नहीं दिया। अप्रत्याशित रूप से एक छाया की तरह वह उसका पीछा करने लगी। उसके चेहरे पर अंत में एक भयावह अभिव्यक्ति प्रकट हुई। अचानक उसके हाथों में अचानक दो विशाल कुल्हाड़ियां दिखाई दीं, जो सीधे बर्फ सफेद तलवार की रोशनी की ओर कट रही थीं। बूम! एक अत्यंत भयानक विस्फोट हुआ। एक अद्वितीय शॉकवेव अनगिनत बर्फ के टुकड़ों के साथ सभी दिशाओं में बह गई। यह बर्फानी तूफान की तरह भयानक था। इतना शक्तिशाली, यह व्यक्ति कौन है? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ताकत के मामले में मुझे डर है कि वह ये ज़ुकोंग से हीन नहीं है। ये परिवार के पास इतना शक्तिशाली गुरु कब था? उद्धरण चिन्ह। क्या तुमने उन्हें चिल्लाते नहीं सुनाया? हिडन ड्रैगन लिस्ट में ये परिवार का शीर्ष मास्टर है, ये कियान, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सिर्फ हिडन ड्रैगन लिस्ट में होने के कारण इतना शक्तिशाली होगा। बाई शियाशिंग की हिडन ड्रैगन लिस्ट वास्तव में पक्षपाती है। कोई आश्चर्य नहीं कि इसकी जरूरत है फिर से समायोजित होने के लिए। ऐसा व्यक्ति केवल छिपे हुए पर ही हो सकता है। ड्रैगन सूची। भीड़ की चर्चा सुनकर ये परिवार के सदस्यों के मन में न जाने क्या क्या उमड़ पड़ा। हालांकि ये परिवार में उनकी हैसियत में ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन ये परिवार के जाने के बाद ताकत में कमी के कारण रुतबे में कमी आ गई। ये परिवार के सदस्यों के बीच तेजी से विस्तार हुआ, लेकिन वे सभी जानते थे कि ये कियान केवल हिडन ड्रैगन सूची में था। यह कुछ भी नहीं था। ये जिवेन और भी अधिक स्पष्ट था, वह हिडन ड्रैगन सूची में भी नहीं हो सकता था। कितनी हॉट लड़की है, लेकिन मुझे, बूढ़ी जू को यह पसंद है। जूलियांग ने अपने हाथों में दो विशाल कुल्हाड़ियां पकड़ रखी थीं। इस समय कुल्हाड़ी पहले ही जम चुकी थी, लेकिन एक पल में वे उसकी जोरदार शक्ति से हिल गए। इस समय हालांकि वह प्रसन्नता से बात कर रहा था, लेकिन इस समय उसकी पीठ के पीछे पहले से ही एक ठंडक फैल गई थी। अगर यह उसकी त्वरित प्रतिक्रिया के लिए नहीं होता तो शायद उसका सिर पहले ही कट चुका होता। क्या क्रूर महिला है, वह अपने दिल में चुपके से हैरान था। यह परिवार एक के बाद एक दो ऐसे शक्तिशाली स्वामी कैसे पैदा कर सकता है? ऐसे शक्तिशाली स्वामी एक साधारण परिवार में पैदा हो सकते हैं, और हे कुवान को ये परिवार के पतन में कहा गया था। ये कियान उसके साथ बात करने के लिए बहुत आलसी थी। उसकी आकृति एक परी की तरह तैर रही थी। बर्फ सफेद तलवार की रोशनी ने हजारों मील की दूरी तय कर दी थी।